वालेकुम जी। हाँ जी, क्या हाल है आप लोगों का? जी सर, वालेकुम अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का सर। शुक्र है सर। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी, कुछ सीखा जा रहा है, कुछ हेल्प मिल रही है कि नहीं मिल रही? जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह जबरदस्त हेल्प मिल रही है सर। प्रैक्टिस की है जो पिछला काम किया था? जी लोगों ने सर। लोगों ने कम जमा कराया, आपने जमा करवाया बेटा, बाकी लोगों ने नहीं जमा करवाया अभी काम। जी सर, नहीं जमा करवाया सर, इंशाल्लाह आज सबमिट हो जाएगा। आज कल जम सॉरी सॉरी कल जमा हो जाएगा। हफ्ते का टाइम होता है, 5 दिन आपके पास होते हैं। अगर आप काम नहीं करेंगे तो अभी जो इसके ऑनवर्ड काम है ना, अगर आप वो साथ साथ नहीं करेंगे तो काम आपसे बाद में नहीं होगा, क्योंकि अब जब हम लोग 4 हफ्ते हमारे गुजर गए हैं, अभी आज 5वां हफ्ता है ये। अब हमारा सीरियस काम स्टार्ट हो गया है। अभी जो मैंने आज का काम देना है वो थोड़ा सा वजनी है, वो अगर पिछला काम आपने रिपीट नहीं किया होगा तो आज का काम मुश्किल होगा समझना आपको। ठीक है ना, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। तो आप अपना काम जारी रखें साथ साथ। ये अगले 2 लेक्चरों के बाद आपने शर्ट बनाने के, डिजाइन करने के काबिल हो जाना है। तो ये सारा जो सिखाया है वो उसमें लगना है उसमें। तो अगर आपने बीच में छोड़ देंगे तो समझ नहीं आएगी आपको। तो आपसे दरख्वास्त यही है कि साथ साथ काम जारी रखें। चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, हमारा मेरा लेक्चर किधर पड़ा हुआ है? डाउनलोड्स में है। Here is my lecture। चलो जी, आज हम लोग बेटा बात करने जा रहे हैं रिपीट्स के ऊपर। रिपीट्स का जो काम है आज का, वो बहुत ज़रूरी है। ये रिपीट का काम आप जानेंगे तो उसकी बुनियाद पर आप किसी भी तरह का कपड़ा जो है वो उसके रिपीट्स जो है ना, उसके जो मोटिव्स हैं वो बना सकेंगे। तो जो जो भी हमारा फैब्रिक होता है बेसिकली उसमें कुछ ना कुछ बूटियां, कुछ फूल, कोई ज्योमेट्रिकल डिजाइन उसकी रिपीटिंग फॉर्म में नजर आता है। वो फासले से हो सकता है, वो जुड़ा हुआ हो सकता है। वो उसकी रिपीट हमें मेंशन होती है कि यहाँ से खत्म हो रहा है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। या वो ना नजर आने वाली रिपीट में, जिसे सीमलेस रिपीट कहते हैं, उसकी शक्ल में हो सकता है। तो हम लोगों ने बुनियादी रिपीट्स के बारे में पिछली क्लास में मैंने आपको काम दिया था। और हम थोड़ी सी उससे एडवांस रिपीट्स के बारे में बात करेंगे। रिपीट की ये बात यहाँ ख़त्म नहीं होगी, अगली क्लास में भी ये जारी रहेगी, क्योंकि क्योंकि हमारा मेजर काम ही रिपीट सेट करना होता है। इसलिए इस पे काफ़ी ज़्यादा डिटेल है। आज की जो हम बात करेंगे, एक मिनट ज़रा। आज हमारे जो टॉपिक्स हैं आरा पेंट को सीखने के लिए, हम लोगों ने मजीद रिपीट्स की बात करनी है, जिसमें हम लोग रिपीट्स की टाइप के बारे में देखेंगे। और थोड़े से डिफरेंट तरह की रिपीट्स के जो नाम होते हैं वो कौन कौन से होते हैं उनके बारे में थोड़ी सी बात जानेंगे। रिपीट और साइज का ताल्लुक क्या होता है, साइज और रिपीट कैसे एडजस्ट करते हैं, थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन है, मैं थोड़ा सा करके दिखाऊंगा साथ में आपको। और फिर हम लोग जब हम कंपोजिशन बनाते हैं, जब हम लोग एक ऐसा डिज़ाइन बनाते हैं जो बहुत सारे रिपीट से मिलके बना हुआ हो, तो हम लोग कंपोजिशंस में रिपीट्स कैसे सेट करते हैं उसकी थोड़ी सी बात आज होगी। ज़्यादा डिटेल में बात अगले और उससे अगले लेक्चर में होगी। और फिर हमारे 8वें लेक्चर में हमारा प्रोजेक्ट होगा जो मैं खुद बना के दिखाऊंगा और आपने उसको अपने अपने टाइम फॉलो करना होगा। वो उसकी तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं आज से ऑनवर्ड, ठीक है। जब हम लोग रिपीट्स को छेड़ते हैं
रिपीट्स हैंडल करते हैं, नई रिपीट्स बनाते हैं, हमें अपने इमेज को, सिलेक्टिव रीजन्स को कंट्रोल करना पड़ता है। तो उसके लिए हमें बाज़ दफ़ा रंगों की आमेजिश को, रंगों के एक दूसरे के ऊपर चढ़ने को रोकना पड़ता है, और बाज़ दफ़ा हमारे लाजमी होता है कि हम इसको चढ़ाएं। दोनों सूरतों में प्रोटेक्शन या ओवरलैपिंग प्रोटेक्शन दोनों को हम कैसे इस्तेमाल करेंगे उसके बारे में मैंने बताना है आपको आज। जब हम लैब में जाएंगे तो लैब में हम लोग डिफरेंट तरह की रिपीट्स के कंट्रोल किस तरह से हैं सॉफ्टवेयर के अंदर, और हम लोग बॉर्डर्स कैसे बनाते हैं, और वन डायरेक्शनल और फोर डायरेक्शनल रिपीट्स कैसे बनाते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। तो रिपीट्स जो होती हैं बेटा वो कई तरह की होती हैं, यहाँ कुछ लिखी हैं लेकिन ये सारी नहीं है मेरे ख्याल में। बहरहाल जो कम्प्रीहेंसिव एक टाइप्स ऑफ रिपीट्स हो सकती हैं वो मैंने यहाँ पर लिखी हैं। मसलन स्ट्रेट रिपीट्स होती हैं। स्ट्रेट रिपीट हॉरिजॉन्टल लाइंस में हो सकती हैं या वर्टिकल लाइंस में हो सकती हैं। उसके अलावा ऐसी रिपीट्स हो सकती हैं जो डब्बियों डब्बियों की शक्लों में हो, जिसे ब्लॉक रिपीट कहते हैं। हाफ ड्रॉप रिपीट के बारे में आपने जाना था। ये रिपीट ऐसी होती है कि एक मोटिव पूरा होता है, और उसी मोटिव की जो नेक्स्ट रिपीट में वो आधा आधा जो है ना स्टेप, उसका एक आधा आधा स्टेप बना होता है। मतलब ये कि वो बिल्कुल सिरे से सिरा नहीं मिलता, बल्कि सिरा पेट से मिलता है, आधा आधा मिला हुआ होता है। अगर ये दीवार की तरह हो तो इसे ब्रिक रिपीट कहते हैं, यानी आधी आधी ईंट जैसे मिली होती है, और आधी आधी ईंट जो है ना वो कपड़े की या डिजाइन की चौड़ाई में चलती है, तो उसे हम लोग ब्रिक रिपीट कहते हैं। और अगर ये लंबाई में चले तो उसे हाफ ड्रॉप कहते हैं। तो ब्रिक और हाफ ड्रॉप रेट अभी मैं बताता हूँ आपको, शक्ल भी दिखाता हूँ कि मिरर रिपीट में आपका जो मोटिव है वो उसकी उसका अक्स बना होता है, कभी वो सीधा होता है कभी वो उल्टा होता है। अगर ये दाएं से बाएं सीधा उल्टा हो, मिरर हो, तो फिर इसे मिरर रिपीट कहते हैं। अगर ये ऊपर से नीचे हो तो इसे इनवर्स रिपीट कहते हैं। यहाँ मैंने दर्ज नहीं किया लेकिन उसकी एग्जांपल मैंने दिखाई है आपको। अगर रिपीटें चार समतों में बदलें और बाज़ दफ़ा पाँच या छः या आठ समतों में भी बदलती हैं, तो फिर उन जितनी समतों में बदलती हैं, जितनी समतों में वो चलती हैं, उतनी समतों की उसको रिपीट कहते हैं। फोर साइडेड आमतौर पर डायमंड रिपीट होती है। फाइव साइडेड रिपीट स्टार रिपीट होती है। सिक्स साइडर जो है या एट साइडर जो है वो उसको हम लोग उसके लिहाज से नाम देते हैं। तो ये कई साइड भी हो सकती है। आमतौर पर ये ज़्यादा से ज़्यादा जो बहुत ज़्यादा साइड में अगर बदले तो चार डायरेक्शन में होती है। आमतौर पर रिपीट जो है ना वो हॉरिजॉन्टल रिपीट्स होते हैं हमारे पास। वर्टिकल भी होते हैं लेकिन कम होते हैं। इसके बाद अगर हम लोग रिपीट में सादा रिपीटों में अगर हम लोगों ने पहले सिर्फ उसकी शक्ल को मिरर करना सीखा है, अगर हम उसको घुमाना भी शुरू कर दें तो रिटर्न ओवर रिपीट्स कहते हैं उनको। अगर किसी रिपीट में कोई तरतीब नजर ना आए लेकिन हमें रिपीट तलाश करना मुमकिन हो, तो मैं टॉस रिपीट कहते हैं या उसे रैंडम रिपीट कहते हैं। चलिए इनकी एग्जांपल्स देखते हैं। देखिए स्ट्रेट रिपीट जो होती है ना, जैसे यहाँ पर उल्टे हाथ पे आपको तस्वीर नजर आ रही है कि जो फूल हैं एक दूसरे के ऊपर चढ़े हुए हैं, और वो सारे फूल जो है ना वो चौड़ाई में चल रहे हैं, लंबाई में बीच में एक रो खाली है जिसकी वजह से लग रहा है कि उसकी हॉरिजॉन्टल पट्टियां बन रही हैं। तो इस तरह की रिपीट जो होती है उसे स्ट्रेट रिपीट कहते हैं, या उसे स्ट्राइप रिपीट कहते हैं, हॉरिजॉन्टल स्ट्राइप रिपीट कहते हैं उसको, ठीक है। फिर इसी तरह से रिपीट ऐसी हो सकती हैं कि जैसे ये जो आपको दाईं तरफ नजर आ रहा है ऊपर, कि लंबाई में जो रिपीटें हैं, लंबाई में जो मोटिव है ना वो उसकी वाज़ह नजर आ रहा है कि लंबाई की रुख पट्टियां बन रही है, या चौड़ाई की रुख पट्टियां बन रही हैं, लेकिन वो थोड़ा थोड़ा सा ओवरलैप भी कर रहा है। तो लाजमी है कि ओवरलैप करे, लाजमी नहीं है कि ओवरलैप ना भी करे, ये इसकी दोनों तरह से मुमकिन है। तो ये जो एग्जाम्पल दो चार यहाँ नजर आ रही हैं आपको, ये स्ट्रेट रिपीट की एग्जाम्पल्स हैं, या स्ट्राइप रिपीट की एग्जाम्पल्स हैं। इसी तरह से ब्लॉक रिपीट ये होती है कि जो आपका रिपीटिंग यूनिट है ना वो पूरी डब्बी में आता है, लेकिन हर ब्लॉक जो है दूसरे से थोड़ा थोड़ा मुख्तलिफ हो सकता है। मसलन यहाँ पर आपको एक दिल बना हुआ चौकोर डब्बे के अंदर एक हार्ट बना हुआ निशान नजर आ रहा है। वो हर दफा है हार्ट ही है, लेकिन रंग हर दफा उसका बदल रहा है। तो इस तरह से अगर आपको रिपीट में वाजे तौर पर डब्बियां बनती हुई नजर आए तो उसे ब्लॉक रिपीट कहते हैं। बाज दफा ये जो ब्लॉग्स हैं बहुत मादूम से होते हैं, बिल्कुल काम नजर आने वाले होते हैं। बाज दफा इसको आई कैच करने के लिए, नजर को पकड़ने के लिए बिल्कुल वाजे डबियां बनाई जाती हैं ताकि देखने वाले की नजर वहाँ ठहर सके। तो दोनों सूरतें जो हैं वो मुमकिन है। ब्लॉग रिपीट जो है वो सीमलेस भी हो सकती है, और वो उसकी जो है ना इंटीमेट किया होता है कि यहाँ से ब्लॉग खत्म हो रहा है और यहाँ स्टार्ट हो रहा है। दोनों सूरतों में ब्लॉग रिपीट हो सकती है। ये जो हाफ ड्रॉप की मैं बात कर रहा था, देखें
हमारा ये जो फूल है, अगला फूल इस पहले वाले फूल के आधे से स्टार्ट हो रहा है, इसे हाफ ड्रॉप कहते हैं। तो ये हाफ जो है ना, ये लंबाई के रुख हुआ हुआ है। जो लंबाई की पट्टियों में आधा हुआ हो तो उसे उसे हाफ ड्रॉप कहते हैं। अब यहाँ अगर देखें तो यहाँ पर ये जो फूल है, ये गमले में से निकला हुआ है, ये नीचे की तरफ है। इसका अगले वाला जो रिपीट है वो ये वाला इसका आधे में से स्टार्ट हो रहा है, और ये हॉरिजॉन्टल है। ये चौड़ाई में इस तरह बदल रहा है। तो चौड़ाई में बदलने की वजह से इसे ब्रिक रिपीट कहेंगे, और इसे हम लोग हाफ ड्रॉप रिपीट करेंगे। बेसिकली मेरे ख्याल में दोनों ही हाफ ड्रॉप है, एक एक्स एक्स डायरेक्शन में, एक वाई डायरेक्शन में है। लेकिन अगर आपको कोई ब्रिक रिपीट बोले तो आपको समझ आ जाएगी कि वो क्या कह रहा है, इस चीज का नाम यहाँ दाखिल किया है। इसी तरह से मिरर रिपीट्स होते हैं। मिरर रिपीट्स में होता है कि भी एक मोटिव होता है, या बाज दफा एक से ज्यादा मोटिव भी हो सकते हैं। दूसरे दोनों मोटिव एक दूसरे से हर दफा मिरर या कुछ दफा के बाद मिरर करते हैं अपने आप को। तो अगर वो शीशे की तरह अक्स बनाए दूसरे का, तो उसे मिरर रिपीट्स कहते हैं। तो ये मिरर रिपीट्स की एक एग्जांपल, और वो बेशुमार एग्जांपल हो सकती हैं। जब आमतौर पर जब आर्चिस बनाते हैं, जब मेहराबे बनाते हैं, तो मेहराब अगर किसी तरह की भी डिजाइन में बनी हुई है तो वो मिरर की बुनियाद पर बनी हुई आमतौर पर बनाई जाती है। अगर ये मिरर जो है वो चौड़ाई में होने की बजाय लंबाई में हो, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर की तरफ हो, इसे इन्वर्स रिपीट कहते हैं। आमतौर पर इन्वर्स रिपीट जो है वो मिरर रिपीट और इन्वर्स रिपीट में फ़र्क ही होता है कि इन्वर्स रिपीट जो है ना वो ज़रा कंफ्यूजिंग होती है। उसमें ये तलाश करना कि रिपीट यहाँ से शुरू हो रही है और यहाँ ख़त्म हो रही है। इन्वर्स रिपीट में आमतौर पर मुश्किल होता है, क्योंकि लाजमी नहीं है कि वो मोटिव एक ही तरह का इस्तेमाल करे, यहाँ कोई और मोटिव भी इस्तेमाल कर सकता है। जो तो थोड़ा सा इन्वर्स रिपीट ज़रा इंट्रिकेट होती हैं, ज़रा आंखों को भली लगती हैं, जबकि जो मिरर रिपीट्स हैं वो थोड़ा सा नज़र आ रहा होता है कि ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ ख़त्म हो रहा है। लेकिन लाजमी नहीं है, ये तो बनाने वाले पर है। इसको भी सीमलेस इस तरह से बनाया जा सकता है कि उसका स्टार्टिंग और फिनिशिंग पॉइंट जो है वो नज़र ना आए। अब सबको मेरी आवाज़ आ रही है ना? कोई रह तो नहीं गा पीछे? जी सर, क्लियर है भाई। ठीक है, आगे चलते हैं। अच्छा, अब ये इसी तरह से फोर साइडेड रिपीट्स जो होती हैं, आप देखें कि ये जो पीछे फूल की पत्तियां नजर आ रही हैं ना, जो एक सेंटर में फूल है ना, उसके दाएं और बाएं, ऊपर और नीचे दोनों तरफ ये चकोर कॉर्नर्स में, नुकरों में जाता हुआ रिपीट डिजाइन डिजाइन नजर आ रहा है। तो इस तरह से डिजाइन जो मिलता है, जो क्रॉस बनाता है ना, वो आमतौर पर डायमंड शेप में होता है। और चूंकि ये फोर साइडेड जो है ना, ये डब्बियां भी बना सकता है, लंबाई और चौड़ाई की डब्बियां भी बना सकता है। लेकिन अगर ये डायगोनल पे बनाए तो इसे डायमंड कहते हैं। अगर ये डब्बियां बना देगा ना दूसरे में, तो इसे आप लोग चेक इफेक्ट कह देंगे। अगर ये लंबाई में बिल्कुल सीधी पट्टी बनेगी और हॉरिजॉन्टल बिल्कुल सीधी पट्टी बनेगी ना, और होगा वो भी चार डायरेक्शन ही, लेकिन फिर वो स्ट्राइक वो बन जाएगा आपका चेक इफेक्ट बन जाएगा आपका। लेकिन अगर ये कॉर्नर में, नुकरों में जाए, तो फिर इसे डायमंड कहते हैं, इसे अच्छा फोर साइडेड डायमंड कहते हैं इसको। ठीक है, ये लास्ट क्लास में मेरे ख्याल मैंने आपको बना के भी दिखाया था, बिल्कुल एंड के ऊपर। अच्छा, अगर हम लोग अपने मोटिव को जगह तब्दील करने के साथ साथ उसकी हम डायरेक्शन भी तब्दील करें, उसको घुमाएं भी, उसको मसलन सारी इसका नीचे है, यहाँ पर लेफ्ट साइड पे आ गया, यहाँ ऊपर चला गया, फिर यहाँ नीचे आ गया, यहाँ पर दाएं बाएं, तो ये अगर ये रोटेट करे तो इसे टर्न ओवर रिपीट्स कहते हैं। तो टर्न ओवर रिपीट्स में वही मुमकिन है जहां पर आपका मोटिव इस तरह का है कि उसका सर और पैर मौजूद है। अगर वो ऊपर और नीचे से एक ही जैसा है तो उसको घुमाने से पता नहीं चलेगा कि वो घूम रहा है या नहीं घूम रहा। तो टर्न ओवर रिपीट्स आमतौर पर ऐसे मोटिव पे चलेगी जिसकी आमतौर पर सारी समतें दूसरे से मुख्तलिफ हैं। तो ये एक टेक्निक होती है जहाँ जब हमारे पास देखें, ये सारी जितनी रिपीट्स आपने देखी है ना, ये सीमलेस होती है, इसका जोड़ नजर नहीं आता। बनने के बाद ये कहाँ से स्टार्ट हो रही, कहाँ से एंड हो रही है, ये भरा भरा नजर आता है, और इसमें कोई तोड़ नजर नहीं आता, कोई क्रैक या टूटी हुई जगह नजर नहीं आती है। लेकिन जब आपके पास मोटिव इस तरह का होता है ना कि उसकी कोई साइड मिलती नहीं है, मतलब इसके कान सर पे हैं और पैर जो है उसके पंजे हैं और हाथों के दोनों डिफरेंट है, कोई साइड भी इसकी मिल नहीं रही है, तो आमतौर पर ये टर्न ओवर टेक्निक इस यहाँ पर इस्तेमाल की जा सकती है कि वो उसकी जो साइडें तो जुड़ती नहीं है, लेकिन घुमा के उसको एक कंफ्यूजन क्रिएट किया जाती है कि चारों साइडें उसकी बराबर हैं। तो फिर वो जो है ना उसका घुमाने से उसको सीमलेस की तरह का उसको बनाया जा सकता है। तो मसलन मिसाल के तौर पर देखें, अब ये वाला जो पांडा है, उसके साया नीचे बन रहा है, लेकिन ये वाले पांडे का साया ऊपर बन रहा है। तो जब ये किसी चीज पे बनेगा ना, तो उसके ऊपर नीचे और दायां बाएं की जो रिस्पेक्ट है ना, उसका वो खत्म हो जाएगा। तो आमतौर पर वैसे ऐसा प्रिंट कॉपियों में या वॉलपेपर पे होगा। टेक्सटाइल में आमतौर पर इस तरह का प्रिंट नहीं होता, क्योंकि आपने
कपड़े के अंदर बाजू और पल्लू और जो है गला और जो नीचे होता है घेरा, उसका इफेक्ट देना होता है। तो आमतौर पर फोर साइडेड जो है ना वो रोटेशन नहीं इस्तेमाल करते। इस तरह का काम आपको कम नजर आएगा टेक्सटाइल के अंदर। जहाँ पर समझ का डायरेक्शन ना हो, किताब का कवर है, कॉपी का कवर है, या दीवार है उस पर आपने कुछ बनाया, कारपेट है उस पर बनाया, तो वहाँ ये इफेक्ट नजर आ सकता है। टेक्सटाइल पे आमतौर पर हम लोग उसकी डायरेक्शन की सेंस होती है, अगर सिर फुट उसका या सर पैर उसका होता है। तो इसी तरह से अगर हम लोगों ने बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग या बिल्कुल हम लोगों ने एक बहुत ज़्यादा वसअत का इफेक्ट देना हो, बहुत बड़ा होने का इफेक्ट देना हो, और ज़्यादा रिच और ज़्यादा खूबसूरत चीज़ अट्रैक्टिव बनानी हो, तो हम लोग रिपीट तो बनाते हैं, लेकिन रिपीट में जो मोटिव है ना उनकी जगह का रेफरेंस एक दूसरे के साथ बदलता रहता है। वो लगता है कि भी वो बहुत बड़ा डिज़ाइन है, उसके रिपीट को बहुत बड़ा इफेक्ट देने के लिए इस तरह किया जा सकता है। और इसमें ना सिर्फ जगह तब्दील की जा सकती है, बल्कि आप देखें कि मोटिव एक ही है, लेकिन कुछ मोटिव का साइज छोटे हैं, कुछ बड़े हैं। जो छोटे वाले हैं ना वो दूरी का एहसास देते हैं, जो बड़े वाले हैं ना वो कुर्बत का एहसास देते हैं। तो तस्वीर के आपके मोटिव के अंदर ना सिर्फ ये कि एक बड़ापन आ जाता है फैलाव के लिहाज से, बल्कि आप जैसे अंदर की तरफ का आपको एहसास हो जाता है, डेप्थ का एहसास आपको आ जाता है। तो जो आमतौर पर ये टॉस रिपीट्स होते हैं ना, ये इस तरह के रिपीट होते हैं कि इसमें आपको जो मोटिव है ना वो तरतीब में नजर नहीं आते, बिखरे हुए नजर आते हैं। तो इसमें थोड़ी रैंडमनेस नजर आती है। लेकिन इसके अंदर भी इसका भी स्टार्टिंग पॉइंट होगा, इसका भी फिनिशिंग पॉइंट होगा ऑफ कोर्स, ठीक है। तो स्टार्टिंग और फिनिशिंग पॉइंट उसके होंगे। सिर्फ यह है कि वो, आप सबको मेरी आवाज आ रही है? मुझे लग रहा है मेरे नेटवर्क में मसला आ रहा है। हेलो? जी सर, आवाज आ रही है। आ रही है, ठीक है। अच्छा जी। तो ये रैंडम रिपीट्स के बारे में बताया मैंने आपको कि इसमें मोटिव तरतीब में नहीं होते, बिखरे हुए होते हैं, छोटे बड़े हो सकते हैं, पोजीशन जो है ना वो एक दूसरे के लिहाज से थोड़ा ऊपर नीचे होती है, तरतीब इसमें तोड़ी होती है, इसलिए इसको रैंडम रिपीट्स कहते हैं। लेकिन ये भी, इसका भी स्टार्टिंग पॉइंट एंडिंग पॉइंट होता है, ये भी सीमलेस होते हैं, कहीं ना कहीं से स्टार्ट होते हैं, कहीं ना कहीं एंड होते हैं। आमतौर पर दो रिपीटों को इकट्ठा देखेंगे आप, तो पता चल जाएगा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, दोबारा ही कहाँ से स्टार्ट हुआ है। तो जहाँ से पहले से वाले ऐसा दोबारा स्टार्ट हो रहा है, अगर आप देखें अगला पहले अगला पिछला ऐसा उसका बराबर होगा, तो आपको वहां से उसकी रिपीट नजर आ जाएगी कि ये रिपीटिंग पार्ट है इसका। बाज दफा हम लोग इतनी ज्यादा, मतलब ये जिस तरह के रैंडम रिपीट्स होते हैं ना, इसी तरह से हम लोग एक से ज्यादा मोटिव यूज करके और उसी की डायरेक्शन चेंज करेंगे। फॉर एग्जांपल देखें कि एक ही पत्ती है, लेकिन कभी ये सीधी इस्तेमाल की हुई है, कभी ये टेढ़ी इस्तेमाल की हुई है, और दूसरा इसका रंग चेंज किया हुआ है, एक दफा जगह लाइट है, एक जगह पर डार्क कलर है। और फिर ये इसको इस तरह से बिखेरते हैं कि ये हर तरह बिखरी भी नजर आती है। और फिर इसकी जो इसका भी इसको सीमलेस बना देते हैं, जोड़ नजर नहीं आता है इसका ना। तो इस तरह की रिपीटें जो होती हैं, मतलब ये भी रिपीट है और इससे पीछे भी जो हमने देखा है, आमतौर पर ये रिपीट्स ना, जब इनमें समझ का इदराक नहीं होगा ना, कभी किसी खास डायरेक्शन में नहीं होंगी, हर तरफ फैली हुई होंगी, तो इनको ऑल ओवर रिपीट्स कहते हैं। तो पीछे देखिए हमने बहुत सारी रिपीटें ऑल ओवर थी। ऑल ओवर रिपीट वो होती है जो दाएं बाएं ऊपर नीचे हर तरफ फैली हो, और उसका ये नजर ना आए कि वो कहाँ से स्टार्ट हो रही है, कहाँ पे एंड हो रही है। मसलन जो ये जो ब्लॉक है ना, ये ऑल ओवर नहीं लगेगा आपको, ठीक है। लेकिन अगर ये देखें, ये भी ऑल ओवर लगेगा आपको। इसमें थोड़े से मोटिव काम है, फासलेदार है, टूटा हुआ नजर आ रहा है। अगर ये टूटा ना से वो ऐसा इसका खत्म कर दें, तो ये भी ऑल ओवर में कन्वर्ट किया है। ये ऑल ओवर की एग्जांपल है, ये सारे ऑल ओवर की एग्जांपल है, ठीक है। तो ऑल ओवर वो डिजाइन होता है जिसमें आपके पास हर समत में डिजाइन फैलता है, और उसमें जोड़ नजर नहीं आता है, और उसमें कंटिन्यूटी का एक मुसलसल होने का एहसास होता है, उसे ऑल ओवर कहते हैं। अब ये तो था थोड़ी रिपीट्स की टाइप, ठीक है। इसके अलावा भी रिपीट्स हो सकती हैं बच्चों। मसलन दो रिपीटों को आप मिक्स कर सकते हैं। मसलन ऐसा हो सकता है कि इस पांडा के बीच में अगर आप देखें, तो बीच में ये जो नजर आ रहे हैं ना मोटिव, ये किसी खास रिपीट पे मुश्तमिल हो सकते हैं। बार दफा दो रिपीटों को मिला सकते हैं। मसलन इस ये जो फूलों का ग्रिड नजर आ रहा है, इसमें हम लोग ब्लॉक भी डाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, या एक चिड़िया डाल दें, चिड़िया का ब्लॉक है कि हर वो चकोर के अंदर से एक दफा पास होती है। तो दो रिपीटों को आप मिला सकते जल्दी हैं। जी मैं। जी जी। एक्सक्यूज मी सर। जी जी। सर ऑल ओवर रिपीट में तो डिजाइन में हमारे पास एक इक्वल स्पेस नहीं होती, लेंथ वाइज भी और विड्थ वाइज भी।
मसलन ये मतलब आप एग्जांपल मतलब देंगी, फिर थोड़ा जो एक्सप्लेन करेंगी? जो ये ऑल ओवर रिपीट है, इसमें तो सारा रैंडम है, जैसे रैंडम रिपीट के ऊपर, ये वो चीज नहीं है। क्योंकि ऑल ओवर रिपीट में बिल्कुल वो जो ऊपर आपने सबसे पहला डिजाइन पढ़ाया ना, ब्लॉक रिपीट, ब्लॉक रिपीट नहीं, स्ट्रेट स्ट्रिप, इसके ऊपर ये मेरे रिपीट में भी सर कुछ इस तरह का हो तो वो नहीं होती, ऑल ओवर ऑल में आ जाता। ऑल ओवर का ऑल ओवर का मतलब होता है कि हर जगह, ऑल ओवर का लिटरल मीनिंग है, ऑल ओवर का मतलब है हर जगह फैला हुआ। ऑल ओवर का मतलब ये कि जहां जोड़ नजर ना आए, जो सीमलेस हो, जिसको आप दाएं तरफ भी पहन सकें और बाएं तरफ भी पहन सकें, उसका आपको समत का इदराक ना हो, हर तरफ से वो उसका कुछ ना कुछ बन जाए उसके अंदर, उसे ऑल ओवर कहेंगे। तो ये, अगर ये तो ऑल ओवर नहीं होगा, लेकिन इसको ऑल ओवर कह सकते हैं। लेकिन जब इसको आप इसके जब जब ब्लॉक्स मेंशन कर देंगे ना, तो इसका ऑल ओवर से नजर हटके, इसके सीमलेस होने से नजर हटके इसके बकायदा जोड़ों के ऊपर पड़ जाएगी, तो फिर ये थोड़ा सा ऑल ओवर की सेंस से बाहर आ जाएगा। ठीक है। ऑल ओवर में आमतौर पर बस इसे ऑल ओवर कह सकते हो कि अगर हर तरफ ये फैला हुआ, पता ना चले कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, इसे ऑल ओवर कह सकते हो। ठीक है। तो ऑल ओवर मीन जो जो जिसकी हर तरफ इसका फैलाव हो। ठीक है अक्सर। ठीक है। अच्छा जी, अभी तो थोड़ा सा मैंने बताया आपको कि रिपीट्स के बारे में। अब रिपीट मुख्तलिफ मोटिव्स के ना नाम होते हैं। मसलन ट्रेलिस जो है ना, ये क्या कहते हैं, क्या होता है कि आपके पास जो ज्योमेट्रिकल शेप्स होते हैं ना, आमतौर पर ये ज्योमेट्रिकल शेप्स जो है ना, बिल्डिंग से निकाले होते हैं, चर्च से, मस्जिद से, ब्रिजेस से, जो मॉन्यूमेंट्स हैं उनसे। ये जो जितने भी हमारे बिल्डिंग स्ट्रक्चर है ना, उनके अंदर आपके पास मुख्तलिफ तरह की अशकाल बनती हैं, दायरे बनते हैं, फाइव साइड्स बनते हैं, ट्राइंगल्स बनते हैं। ठीक है। वो ये इनको अगर आप इसी ज्योमेट्रिकल शेप के अंदर आप कपड़े पे लेके हैं, तो ट्रेलिस कहते हैं गालबन इसको। ठीक है। इसी तरह से आपके पास एक कलर के अंदर पूरी सीनरी को एक्सप्लेन करते हैं आप लोग। ठीक है। तो ये एक टाइप की रिपीट्स हो सकती हैं। इसी तरह से आपके पास टार्टन जो है ना, ये भी एक तरह के चेक्स होते हैं, लेकिन ये खास तरह के चेक्स हैं। इनमें बहुत शार्प कलर इस्तेमाल करते हैं विद लाइट टोन्स। आप देखें, एक तरफ मैरून और ब्लैक यूज किया हुआ है, और दूसरी तरफ वाइट और बिल्कुल लाइट येलो यूज किया हुआ है। तो इसमें इक्वल टार्टन जो होते हैं ना, ये खास तरह के चेक्स होते हैं जिसमें इक्वल डिवीजन होती है। आप देखें, अगर मैं इसके डायगोनल को मिलाऊं ना, तो डायगोनल से दाएं और डायगोनल से बाएं पट्टियां बिल्कुल बराबर बराबर होती हैं इसमें। ये खास तरह के ये प्लेट्स होते हैं, खास तरह के ये चेक्स होते हैं, जिनमें आमतौर पर ये किसी कस्टम से ताल्लुक है, किसी के जगह के कल्चर से ताल्लुक है इसका। स्ट्राइप्स हो सकते हैं, पोल का डॉट, इस तरह के दायरे बने हुए हों जो फोर साइडेड है, यानी कि चार की रिपीट में है, और उनका खास डिस्टेंस है, और आमतौर पर ये लंबाई और चौड़ाई में डिस्टेंस बराबर होता है। इसे आप पोल का डॉट कहते हैं। फिर इसी तरह के ये जो खास तरह की ये घूमती हुई सी शक्ल बनती है, जिसके पेचदार सी शक्ल बनती है, एक तरफ से मुंह बना हुआ होता है और एक तरफ से पेट निकला हुआ होता है उसका। वो डबल साइडेड भी हो सकती है, सिंगल साइडेड भी हो सकती है, और इस तरह के कुछ उभार हो सकते हैं। इन्हें आप पीजले बोलते हैं। पीजले जो है ना, वो डिजाइन बहुत फेमस है खवातीन के कपड़ों के अंदर। ओगी जो डिजाइन है, ये आंख की तरह का डिजाइन है, आंखें जो है एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर रही होती हैं। ये बहुत खूबसूरत और अट्रैक्टिव डिजाइन होते हैं। आमतौर पर जितने भी मशहूर आप देखेंगे कि आर्टिकल हैं, तो उनमें ओगी का कोई ना कोई इस्तेमाल जरूर होता है। तो दीज आर वेरी फेमस रिपीट, जो अगर आपको कभी नजर आए। मेडिलियन जो है ना, वो आमतौर पर ये भी स्क्वायर फॉर्म में होते हैं। आमतौर पर ये मिक्सचर ऑफ मोटिव्स होते हैं, और ये भी चांसेस है कि ये चंद कलर के टोन्स में हो, जैसे ये ब्लू के टोन में है, ऑफ वाइट है, डार्क ब्लू है, फिर ये जो एक्वा ब्लू है, और फिर एक्वा ब्लू के अंदर फिर ब्लू से चेंज हो रहा है, फिर इसमें वाइट का इस्तेमाल है, और फिर ये फोर की रिपीट के अंदर आपको नजर आएंगे। बाज दफा ये थोड़े से इंट्रिकेट, थोड़े से ज्यादा कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं। तो ये मेडिलियन टाइप ऑफ जो होते हैं आमतौर पर इस तरह के ये भी जो थोड़ा सा ना रिलीजियस टच आता है इसके अंदर, जो मेडल्स हुआ करते हैं ना, या जो जो अवार्ड्स हुआ करते हैं, उसके ऊपर इस तरह के इंट्रिकेट डिजाइन होते हैं, तो उससे इंस्पायर्ड होते हैं ये। एनिमल प्रिंट्स हो सकते हैं, जिराफ की लाइन, शेर की, इसी तरह से। और जो डबियां हैं, चीते की बनी हुई है, नजर आ रही है आपको।
और जेब्रा प्रिंट हो सकते हैं। तो ये जो है ना, ये डिफरेंट एनिमल्स के जो जिस्म के ऊपर निशानात होते हैं उनसे मिमिक करके कपड़ा अगर बनाया जाए तो उसे एनिमल पैटर्न या एनिमल प्रिंट्स कहते हैं। एक खास तरह का इफेक्ट होता है जिसमें आपके पास रेगुलर ही प्रिंट होता है, रेगुलर ही आपके पास ग्राफिक्स होते हैं, लेकिन वो किनारे जो है ना वो छोटे छोटे उसमें से रेशे बाहर निकलने का इफेक्ट आया होता है। और वो जो इरेगुलर सरफेस होती है उसके एजेस जो होते हैं ना वो इरेगुलर नहीं होते, बल्कि उसमें से छोटे छोटे निशानात बाहर निकल रहे होते हैं। इसे इक्कत कहते हैं। इक्कत का इफेक्ट आप अपने आरा पेंट के अंदर प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसी तरह से खास तरह के निशानों वाले बहुत सारी एग्जांपल्स हो सकती हैं। जिन लोगों ने मेरे साथ कलर एंड इफेक्ट पढ़ा हुआ है, बर्ड्स आई हो सकता है, ये हॉर्न्स टूथ एक एग्जांपल है। इसमें लगता है कि ये जो दांत है ना, दो दांत, जो ये जो कुत्ता हो सकता है या कोई भी जानवर है, इसके ऊपर के जबड़े के और नीचे के जबड़े के दांत आपस में मिल रहे हैं, तो उसका इफेक्ट है, तो हॉर्न्स टूथ कहते हैं उसको। और इस तरह के इफेक्ट भी हो सकते हैं, खास इफेक्ट वाले जो है निशान हम बनाए जाते हैं। ये बहुत मशहूर है। इसकी बेस के ऊपर आप लोग प्रिंटेड फॉर्म में होता है, तो ये टेक्स्ट वीविंग से आता है, लेकिन ये प्रिंटेड फॉर्म में बहुत ज़्यादा फेमस है। खास तौर पर जो फैशन गारमेंट्स होते हैं खवातीन के, आमतौर पर शर्ट्स में या कोट्स में इस्तेमाल होते हैं। ये जो इस तरह की आगे पीछे आती हुई जो लहरें हैं जो दाएं और बाएं की तरफ मुड़ रही हैं बार बार, इसे हैरिंग बोन कहते हैं। ये हैरिंग बोन कहते हैं मछली की जो होता है ना ढांचा होता है, उसमें हड्डियां इस तरह की होती हैं। तो ये दाएं बाएं अगर कोई चीज कुछ शार्प एज लेके शिफ्ट हो रही है, उसे हैरिंग बोन का नाम देते हैं। तो इस तरह के अगर निशान है जो कि ज्योमेट्रिकल शेप है, आमतौर पर स्क्वायर या रेक्टेंगुलर फॉर्म में होते हैं, और वो ओपन भी हो सकते हैं और क्लोज शेप भी हो सकते हैं, तो इस तरह के आपको इसको ग्रीक की का नाम देते हैं। इस तरह के मिलते जुलते और बहुत सारे निशान हो सकते हैं, ग्रीक की कहते हैं इसको। गिंगम जो है वो उसका इफेक्ट ये है कि बड़ी बड़ी डब्बियां होंगी, आमतौर पर एक टोन में होंगी, ब्लू के टोन में होंगी, ब्लैक के टोन में होंगी, जैसे ये ऑफ वाइट और ब्लैक के टोन में है। तो ये चेक के इफेक्ट में होगी। बड़ी नुमाइयां डब्बियां होंगी, छोटे नहीं होंगे इफेक्ट इसके अंदर, और आमतौर पर एक या दो कलर टोन के अंदर होंगे, इसे गिंगम बोलते हैं। ज्योमेट्रिकल शेप्स हो सकते हैं, ट्राइंगल हो सकते हैं। ये अगर किसी चीज पर बने हुए नजर आए तो ज्योमेट्रिकल डिजाइन कहते हैं उसको। अगर सारे फूलदार पत्तियां और फूल बने हुए हैं, उस पर बूटियां बनी हुई हैं, तो उसे फ्लोरल डिजाइन कहते हैं। अगर इस तरह के दो कलर में बहुत इंटीग्रेट और बहुत ज़्यादा ये छोटे छोटे डिजाइन एक तरफ से निकलता है, फिर बल्क खाता है, फिर वो मिल जाता है, और फिर वो आमतौर पे हाफ रिपीट के अंदर, हाफ ड्रॉप रिपीट के अंदर होते हैं, इसे आप लोग डमास्क कहते हैं। डमास्क खास तरह के कपड़े हैं या खास तरह का इफेक्ट है, जो कपड़ों में भी हो सकता है, कारपेट पे भी हो सकता है। आमतौर पर ये ज़्यादा मशहूर जो है वो सजावट के लिए होता है। ये दरवाजे जो होते हैं उनके ऊपर लोहे का वो काम, इससे डमास्क के फॉर्म में हो सकता है। या जो आप लोग सजावट के लिए कोट पहनते हैं, या जो बास्केट वगैरह पहनते हैं, उसमें होता है। ये वॉल वॉल दीवार के ऊपर जो कपड़ा लगाते हैं, वॉलपेपर जो होता है, उसमें डमास का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है। चेंट्स जो है ना खास तरह के फ्लोरल डिजाइन होते हैं जो लाइट कलर में होते हैं। आमतौर पर चेंट एक खास तरह के कपड़े का नाम है, कॉटन का बना हुआ बहुत नरम और हवादार कपड़ा होता है जो गर्मियों में पहनते हैं। तो उससे मिलती जुलती कोई चीज अगर नजर आए, आप बनाना चाहें, आप उसे चेंट्स कहेंगे। इसमें पेस्टल कलर इस्तेमाल होते हैं और आमतौर पर फ्लोरल डिजाइन होता है। ये शेवरॉन, ये जिग जैग जो होते हैं, हॉरिजॉन्टल जिग जैग होते हैं, शेवरॉन बोलते हैं इसको। शेवरॉन जो है वो जिग जैग डिजाइन को शेवरॉन बोलते हैं। डबियां बनी हो तो चेक इफेक्ट या चेकर या चेकर्ड इफेक्ट या चेक बोर्ड इफेक्ट, मुख्तलिफ नाम दे सकते हैं, जिसमें किसी भी दो कलर की डबियां जो है ना इस तरह से बनाई जाती हैं। आमतौर पर ये ब्लैक एंड वाइट की होती हैं। ब्रोकेड भी जो है ना आपके ये जो पीछे देखा है आपने, जो मास्क देखा है, ये दो ही कलर में है। तो जो जो आपके पास ब्रोकेड है वो दो से ज्यादा कलर में हो सकते हैं। आमतौर पर शनील का धागा इस्तेमाल करके ये इफेक्ट कपड़े पे बनाया हो, बैकग्राउंड में आमतौर पर एक कलर होगा। तो शनील की रजाइयाँ होती हैं, उनके ऊपर आपने देखा हो बड़े बड़े खूबसूरत से डिजाइन बने होते हैं। ब्लू बेस है, उसके ऊपर रेड भी है, ग्रीन भी है, येलो भी आ रहा है आपके पास इफेक्ट। और वो बेस जो है वो रेशम की चमकदार कपड़े की होती है, और धागा जो है ना वो शनील का होता है जिसमें बुर सी होती है। इसको ब्रोकेड कहते हैं इसको। तो ब्रोकेड की ही हम लोग जो ये जो कोर्स है, ये जो बेसिकली जो बरह रास्त अप्लाई होगा वो ब्रोकेड कपड़े के ऊपर है। उसमें हम लोग ब्रोशिया नहीं इस्तेमाल करते, हम लोग तिल्ले का धागा इस्तेमाल करते हैं या पोलिएस्टर का धागा इस्तेमाल करते हैं। इस तरह की चीज ही बनती है। उसे आप लोग आम फहम में क्या नाम देते हैं,
ब्रोशिया कहते हैं, ठीक है, या आप उसे कहते हैं चमकदार तिल्ले वाला जैकार्ड कह देते हैं उसको। इस तरह के मुख्तलिफ नाम जो है लोकल मार्केट में लोकल लोग कहते हैं इसको। तो वैसे बुनियादी तौर पर ये ब्रोकेड की टेक्निक पे बनाया जाता है। ये डिफरेंट फैब्रिक की एग्जांपल्स थी। अब थोड़ा सा थ्योरी का पार्ट और है हमारा, कि रिपीट और जो रिपीट से बनने वाला साइज है ना बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मिसाल के तौर पर मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। अच्छा ये देखें आप, हम लोग यहाँ से कोई पिक्चर खोलते हैं। उस करके हमारे पास मसलन हम लोग ना ये एक रिपीट खोलते हैं, पता नहीं कितना बड़ा टेक्सचर है। अब ये देखें छोटा सा टेक्सचर है। अब ये साइज है इसका 400, ठीक है। नजर आ रहा है आप सबको ये? जी सर। सर आवाज बंद हो गई है, आवाज नहीं आ रही सर। हेलो, हाँ जी, अब आ रही है आवाज? जी सर अब आई है आवाज। सॉरी, ये दोबारा देखें जरा। मसलन बात दफे ऐसे होता है, ये देखिए मैंने आपको यहाँ ये जो स्लाइड है ना, इसमें मैंने आपको यही बताया है कि रिपीट करना मुश्किल नहीं है, रिपीट हम कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर हमने ये एक इमेज खोला है जो 400 पिक्सल का है। सपोज हम लोगों ने हमने 1000 पिक्सल पर तक हमें हमारी हमारी रिक्वायरमेंट है कि जो हमारा रिपीट होने के बाद साइज बने ना, वो 1000 पिक्सल का बने। अब देखें, अगर हम इसको 2 दफा या 3 दफा रिपीट करता हूँ, मसलन 400 है ना, तो अगर मैं 2 दफा रिपीट करूंगा इसको, तो ये 800 दफा बन जाएगा। और अगर मैं कहता हूँ नहीं जी मैंने इसको 3 दफा रिपीट करना है, अब ये 1200 दफा बन जाएगा। तो अब ये जब इस तरह से है आपके पास, तो हमें हमें क्या करना पड़ेगा, या हम 800 से 1000 पे जाएंगे, या हम 1200 से जो है ना वो 1000 पे जाएंगे। तो दोनों सूरतों में जो उसका ओरिजिनल साइज है ना, वो बरकरार नहीं रहेगा। या वो 800 से 1000 पे जाता हुआ कुछ टाइम्स जो है वो बड़ा हो जाएगा, या वो 1200 से 1000 पे आता हुआ कुछ टाइम छोटा हो जाएगा। तो हमें रिपीट करने के बाद हमें एडजस्ट करना पड़ेगा अपना इसका साइज, और हमें बताना पड़ेगा कि भाई इसको 1200 नहीं, हमें 1000 पिक्सल्स में ही चाहिए। जब 1000 पिक्सल पे इसे कन्वर्ट करेंगे तो यू सी कि इसकी विड्थ कम हो जाएगी, और साइज भी इसका वो नहीं आएगा जो 3 दफा रिपीट होने के बाद आना चाहिए था। तो साइज हमारा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। रिपीट करना मुश्किल नहीं है, लेकिन रिपीट होने के बाद जो हमारा अल्टीमेटली साइज चाहिए, वो साइज हमारा हमारे हमारे लोगों का, हमारे मोटिव को का फैलाव जो है, या उसकी जो डायमेंशन है, जितना वो कपड़े पे जाके बनेगा, वो चेंज हो जाता है। आप हर मोटिव को अपनी रिपीट सेट करने के लिए हर साइज का नहीं बना सकते। हमेशा आपके पास कुछ लिमिटेशंस होंगी, और उन लिमिटेशन के अंदर रह के बनाओगे। बाज़ दफा ऐसे होता है
कि अगर आप थोड़ा सा भी चेंज करते हैं तो वो टूट जाता है डिजाइन, उसके अंदर बल आ जाते हैं या उसके अंदर स्टेप्स आ जाते हैं। जैसे आप भी देखें, ये जो यहाँ पे ग्राफिक्स है, तो अगर मैं इसको टू कलर में कन्वर्ट नहीं किया हुआ, अगर मैं इसको ये टू कलर में कन्वर्ट करूँ, तो आप ये देखें यहाँ पे किंग्स आ गए हैं इसके, ये यहाँ से ब्रेक हुआ बिल्कुल, ये यहाँ से जो कर्व था इसका ये फ्लैट हो गया है, ये यहाँ से इसका चोंच निकल आई है, ये तो ये इस तरह से ये खराब हो गया है। ये खराब क्यों हुआ है कि ये नेटिव इसकी जो थी ना, नेटिव इसकी रेजोल्यूशन जो थी वो 1200 थी, लेकिन जब मैंने इसको आधी बीच में, आप आवाज आ रही है ना आप सबको, है ना? चलो, सर ब्रेकेज है सर, आवाज के अंदर ना ब्रेक हो रही है बार बार। आवाज ब्रेक हो रही है, 1 मिनट ठहरिएगा जरा। अच्छा जी, थोड़ा सा बेर कर लें, मेरे साथ बर्दाश्त कर लें, जहां पर मसला हो तो कोई हाथ वगैरह उठा दिया करो, मुझे बता दिया करो मसला आ रहा है, ठीक है ना? तो वैसे वीडियो चल रही है, वो रिकॉर्ड हो जाएगी। तो जब भी किसी चीज को उसके बुनियादी हिस्से से, आवाज आ रही है ना भाई आपको? जी सर आ रही है। हम जब भी अपने मोटिव को उसकी ओरिजिनल साइज से छोटा करेंगे, हाफ में या क्वार्टर में या किसी और साइज में, तो वो उसकी रेजोल्यूशन टूट जाती है। हमारी प्रेफरेंस ये होती है कि वो ना टूटे। तो उसका बेहतरीन हाल ये होता है कि आप, अगर ऐसा करना पड़े तो बेहतरीन हाल ये होता है कि आप उसकी वेक्टर इमेज बना लें। वेक्टर इमेज से जो उसकी पूरी पूरी डिवीजन है ना वो एक्सेप्ट कर लें, और उस पूरी पूरी डिवीजन को फिर यहाँ लेके आए तो फिर वो टूटेगा नहीं। या उसका हाल ये है कि भी आप एक दफा आपने उसको पता है, फॉर एग्जांपल हमने जब स्टार्ट किया था अपना इमेज, हमें पता था ये 400 पिक्सल का है। जब हमने इसको 1000 पे लेके जाना है तो हमें इसको 1000 पे तकसीम होने वाला बनाना पड़ेगा, यानी कि तकरीबन 333 का बनाना पड़ेगा। 400 की बजाय अगर 333 का होगा तो 3 रिपीटें पूरी होंगी, तो ये 999 हो जाएगा, तो तकरीबन 1000 हो जाएगा ये। तो 1 पिक्सल से इतना फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको 400 की बजाय 333 पे करने के बाद इसकी सारी प्रॉब्लम्स निकाल के इसको दोबारा करेक्ट करके, जब हमारी नज़रों को ठीक लगे तो फिर इसको 3 दफा रिपीट करके 1000 पूरा कर लेना पड़ेगा। तो ये फिर कम से कम ब्रेक हुआ हुआ नजर आएगा। तो मैंने आपको ये जो बताई है बात, मैं यहाँ दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि बुनियादी तौर पर हम लोग जब रिपीट्स करते हैं तो रिपीट किसी भी डायमेंशन में करना मुश्किल नहीं है। लेकिन जब हम लोग प्रिंटिंग पे जाते हैं, जब जैसे जैकार्ड पे जा रहे हैं, तो जैकार्ड पे हमें हमारी रिक्वायरमेंट होती है कि जी हमारा जो फाइनल साइज हो वो इतने पिक्सल्स का हो, इतनी विड्थ का हो, इतनी लेंथ का हो। आमतौर पर लेंथ पे लिमिटेशन नहीं होती, विड्थ भी होती है, क्योंकि विड्थ हमारे वाप ने कंट्रोल करनी है, वाप हमारा हुक्स ने कंट्रोल करना है। हुक्स जो है हमारी फिक्स होती हैं, खास तादाद होती है हर जैकार्ड के ऊपर। जिस जैकार्ड के लिए आप डिजाइन कर रहे हैं उसकी एक लिमिटेशन है, आपने जो मोटिव उससे रिप्रोड्यूस करवाना है वो उन लिमिटेशन को सामने रखने के बाद करवाना है। तो अगर फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने बताया कि 400 पिक्सल्स है लेकिन आपने 1000 पे से पूरा करना है, तो फिर आपका जो चांसेस हैं कि आपका मोटिव जो है ना वो डैमेज होगा, उसकी क्लैरिटी में फर्क आएगा, उसके अंदर ब्रेकेज आएगी, टूटेगा वो। तो फिर आपके पास दो हल होते हैं कि आप उसको बराबर बराबर तकसीम करने के लिए उसको आप पहले वेक्टर में कन्वर्ट कर लें। जब वेक्टर से दोबारा आप रास्टर में कन्वर्ट करेंगे, दोबारा उसको आप यहाँ पर लेके आएंगे, तो कम टूटा हुआ होगा, उसमें जो जो तोड़ है ना वो इतने ज़रा खराब नहीं करेंगे इमेज को। ठीक है, तो इस बात की समझ आई है? हर साइज बनाना मुमकिन नहीं, दो बातें की हैं कि हर साइज बनाना मुमकिन नहीं होता। जब हम हर साइज को एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं तो हमें अपने इमेज को स्केल करना पड़ता है, ट्रांसफॉर्म करना पड़ता है। जब ट्रांसफॉर्म करते हैं तो चांसेस होते हैं कि जो इमेज है उसकी जो बाउंड्री है वो वाजे ना रहे और वो उसमें तोड़ फोड़ हो। उस तोड़ फोड़ से बचाने का तरीका ये होता है कि आप उसको जितने साइज में चाहिए, मसलन 333 पिक्सल में चाहिए, तो वो आप पहले उसे कन्वर्ट कर लें वेक्टर इमेज के अंदर, और वेक्टर से 333 का नेटिव साइज लेके आए, फिर उसको जब 3 दफा रिपीट करेंगे तो 1000 के पे पूरा आएगा। बाज दफा थोड़ी बहुत जो टूट फूट होती है ना, वो
काबिले इजाजत होती है। लेकिन बाज दफा जब ज़्यादा टूटेगा, ज़्यादा खराब होगा, तो फिर आपको ये वाला स्टेप करना पड़ेगा। तो हमें इसलिए जरूरत पड़ती है ट्रेसिंग की। हम लोग क्या करते हैं कि चूंकि वेक्टर्स जो होते हैं उनको छोटा बड़ा करने से वो टूट जाते हैं, सॉरी रास्टर इमेजेस जो होते हैं वो छोटा बड़ा करने से टूट जाते हैं। तो हम क्या करते हैं, अपने इमेजेस को पहले वेक्टर में कन्वर्ट कर लेते हैं। वेक्टर में कन्वर्ट करने के बाद जब छोटा बड़ा जितना करना हो करने के बाद जब दोबारा रास्टर में कन्वर्ट करते हैं, तो अब वो टूटी हुई शक्ल में नहीं होता बल्कि अपनी बरकरार शक्ल में होता है। इस बात की समझ आई बच्चों आप लोगों की नहीं आई? एक्सक्यूज मी सर। जी जी। सर जो हमारे पास इमेज है, मतलब जिस साइज का हमें इमेज चाहिए, जैसे आपने 1000 का, वैसे हम 2000 कर ले अगर उसको, और 2000 पे हमने जो हमारा ओरिजिनल इमेज का साइज है उस पर डिवाइड हो 2000, देखो फिर वो सही साइज अगर में आएगा। अगर मैं इसे 2000 करता हूँ ना, तो देखो मैं अगर 5 दफा रिपीट करता हूँ तो ये 2000 हो जाएगा। 2000 होने के बाद जब मैं इसको हाफ करता हूँ ना, इमेज को हाफ करने से ये हजार, ये 1000 इमेज, सॉरी ये इस पे ना, एक मिनट। ठीक है, ये 2000 इमेज का पिक्सल का हो गया। मैं जब इसको हाफ करता हूँ तो ये 1000 पिक्सल का होगा, लेकिन इसकी रिपीट टूट गई है, ये अब रिपीट में नहीं है। अब देखिए यहाँ क्रैक आ रहा है इसके अंदर। ठीक है, तो आपने पूरा पूरा रिपीट करना है। रिपीट का मतलब होता है कि सीमलेस रिपीट करना है, यानी कि पूरा पूरा डिवाइड हो उसके ऊपर। तो पूरा पूरा डिवाइड करने के लिए 1000 के ऊपर या आपको स्केल अप करना पड़ेगा या स्केल डाउन करना पड़ेगा। जब आप स्केल अप करेंगे या स्केल डाउन करेंगे तो आपका जो मतलब मैंने स्केल अप नहीं किया, देखिए 800 से मैं 1000 पे नहीं गया, मैं 1200 से 1000 पे। स्केल डाउन करना मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि स्केल डाउन करना इज फिजिबल, स्केल अप करने से काम खराब होता है। यस। तो अब मैंने इसलिए 1200 से 1000 पे, इवन दो जब 1000 पे आपने देखा कि उसमें कुछ जगह के ऊपर हमारा इमेज जब वो टू कलर में कन्वर्ट कर रहे हैं तो वो वैसा नहीं आ रहा जैसे आना चाहिए। तो उसका सोल्यूशन यही है कि आप उसे ट्रेस कर लें, आप उसको वेक्टर में ले जाएं, उसके ओरिजिनल साइज में लेके आए, और फिर वो आपका इमेज जो है ना वो इंटैक्ट रहेगा। बहरहाल ये मेरा ये आज की इस जो स्लाइड की बात ये थी कि हम लोगों को रिपीट हम लोग किसी साइज में भी कर सकते हैं, लेकिन हर साइज हमारा चलता नहीं है। हमारा वो साइज चलता है जो हमारी मशीन की रिक्वायरमेंट होती है। तो मशीन की रिक्वायरमेंट आर वेरी स्पेसिफिक। मसलन 3600 पिक्सल की आपको साइज चाहिए। आपको 3600 में कोई चीज 8 दफा रिपीट हो, कोई 12 दफा रिपीट हो, कोई 36 टाइम रिपीट हो, दिस इज अपॉन अस। ये जैकार्ड ने इसको मना नहीं करना। लेकिन अगर 3600 के ऊपर कोई चीज 10 दफा रिपीट होती है, 10 की रिपीट के ऊपर है, कोई चीज 8 दफा रिपीट हो रही है, कोई चीज 12 दफा रिपीट हो रही है, और वो सेम चीज का साइज विल चेंज। तो क्या हमें छोटा साइज चाहिए, क्या हमें बड़ा साइज चाहिए, इसके ऊपर नजर हमारी होनी चाहिए कि हमारी क्या रिक्वायरमेंट है। मिसाल के तौर पर आप यही वाला जो इमेज हमने खोला हुआ था, तो ये 3600 को पूरा पूरा डिवाइड करता है। ठीक है, तो अगर मैं इसको रिपीट इसकी बंद करूं और मैं इसको कहूँ कि मुझे 3600 का ये बना के दे, 3600 के लिए 9 टाइम रिपीट होगा। ठीक है, तो अब 9 टाइम ये इस तरह से है। सपोज ये बाई डिफॉल्ट 800 पिक्सल पे था, 400 की बजाय 800 पिक्सल पे था। ठीक है, तो अगर 800 पिक्सल का होता और हम लोगों ने इसको 3600 पूरे करने होते, तो 36 पूरे ना होते इसके। देखो ये 3200 पे जाके आगे 400 और चाहिए, 1.5 4.5 के ऊपर जाके पूरा होता। तो हमें क्या करना पड़ता है, इसको या 4 से हम लोग 4.5 पे लेके आते, या 5 से इसको वापस 4.5 पे लेके आते। तो इस तरह से हमें इसको छोटा या बड़ा हमें करना पड़ेगा। तो अगर ऐसा करेंगे तो क्या होगा कि करंट जो लास्ट एग्जांपल में जो साइज आ रहा था ना इसके टर्न का और जो फूल की पत्तियों का, जब इसको फुल साइज में 5 पे लेके जाके छोटा करेंगे तो कपड़े में जाने की वजह से ये इसका जो जो छोटा जो कपड़े कपड़े में साइज है ना, उस केस में और इसका इस केस में वो थोड़ा थोड़ा छोटा बनेगा, इस केस में थोड़ा सा छोटा बनेगा। तो ये वाली चीज जो है ना वो मद्देनजर रखनी चाहिए आपको कि हम रिपीट तो कर सकते हैं लेकिन वी कैन नॉट अचीव ऑल साइजेस। साइजेस आर रैशनल, वो होल नंबर्स में होते हैं, और होल नंबर्स में हमें अपने इमेज को जिसकी वजह से स्केल अप या स्केल डाउन करना पड़ता है, जिसकी वजह से हमारा जो रिपीट नजर आने वाला जो साइज है ना वो छोटा बड़ा होता है।
तो वो स्टेप्स में होता है, वो विद इन द स्टेप्स हम लोग छोटा बड़ा उसको नहीं कर सकते, वरना वो सीमलेस नहीं बनेगा। ठीक है, आई सपोज मैंने आपको ये पॉइंट क्लियर कर दिया। अगर अभी भी इसमें कंफ्यूजन हो तो यू कैन आस्क मी इन दी लैब वाला पोर्शन है, या आप बाद में भी मुझे पूछ सकते हो। ठीक है, मैं आपको एग्जांपल दे दूंगा इसके ऊपर, तो फिर शायद आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी। ठीक है, ओके सर। यही वाली एग्जांपल ले लें मिसाल के तौर पर, कि यही वाला अगर मैं आपको इमेज दे देता हूँ जो कि 400 पिक्सल के ऊपर है। अगर हमारे पास तीन तरह के जैकार्ड्स हैं, एक के ऊपर 4000 हुक्स हैं, एक के ऊपर 3600 हुक्स हैं, एक पे 4680 हुक्स हैं। अब तीनों के ऊपर आपने वही मोटिव फिट करना है, तो यू वुड सी कि आपके पास एक से ज़्यादा ऑप्शंस मिल सकती हैं दोनों के तीनों के लिए। मतलब दो दो ऑप्शन भी अगर मुमकिन बनाए आप लोग तो 6 ऑप्शन हो सकती हैं आपके पास। 6 के 6 में यू वुड एट द एंड के जो साइज रहेगा उन मोटिव्स का, जो रिपीट की इंचेस बनेंगे, एक रिपीट के जो इंचेस बनेंगे वो डिफरेंट होंगे हर केस के अंदर। तो उससे आपको पता चल जाएगा कि ये स्टेप्स में होता है, दिस इज इन बिटवीन, इसको एडजस्ट नहीं कर सकते। इसी वजह से किसी खास जैकार्ड से खास रिपीट ली जा सकती है, उससे हर रिपीट ली नहीं जा सकती। ठीक है, ये आपको बताना है यहाँ मेरा मकसद। ठीक है, आप जिस तरह से कागज पे प्रिंट कर सकते हैं, छोटा कर लिया या बड़ा कर लिया, इस तरह से कपड़े पर बनाने के लिए ऐसे नहीं होता। जो आपके पास जैकार्ड की अवेलेबिलिटी होती है उसके रैशनल साइज, उसके होल नंबर साइजेस के लिहाज से आप उसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, क्यों जी फारूक साहब, समझ आई है? जी सर। ठीक है ना। और किसे समझ आई है? एहसान साहब है, हसनैन तुम्हें समझ आई है कि नहीं? क्यों भी हसनैन? जी सर, आइए सर। जी जी, आइए आइए। हसनैन तुम्हारे पास ना जो जैकार्ड है ना 2400 हुक्कों का है। ठीक है, अगर तुम कोई मोटिव लेते हो, अब मसलन ये 400 वाला मोटिव लेते हैं, तो ये तो पूरा पूरा तक सेम हो जाएगा। सपोज करो वो 700 पिक्सल्स का होता, तो 7 या 2100 और 7 चौका 28। अगर 7 चौका तुम 28 करते तो वो 2400 से 400 पिक्सल बढ़ जाता। तो तुम्हें क्या करना पड़ता, उसको 7 चौका 28 यानी कि 4 दफा रिपीट बनाने के बाद उसको 400 पिक्सल छोटा करना पड़ता। उससे क्या होता है कि तुम्हारा जो एक्सपेक्टेड साइज था ना, जिसको तुम्हारे ख्याल में आ रहा था कितना साइज होगा, उससे कपड़े में छोटा साइज आना था उस मोटिव का। ठीक है, या अगर तुम उसका उलट करते, तुम 7 या 2100 करते और 300 उसमें बढ़ा देते, तो जो साइज आना था उससे वो बड़ा बन जाता। ये मेरी बात है, अभी स्लाइड में मैंने ये बात की है। ठीक है, चलें जी, अब ये एग्जांपल से इंशाल्लाह समझ आ जाएगा, आगे चलते हैं। अच्छा जी, फिर देखिए, एक तो थी बात, ये जो मैंने बात की है ना बेटा, ये ऑल ओवर डिजाइन की है। जिस तरह से बेड शीट में डिजाइन होता है, जिस तरह से आपके पास सेल्फ का कपड़ा है, एक शलवार है जिसमें छोटी छोटी सी बूटी पूरे कपड़े में फैली हुई है। ठीक है, और इसी तरह से ये ब्रोशिया के ब्रोकेट के अंदर भी हो सकता है, लेकिन आपने अगर साइज फिक्स रखना है, ऑल ओवर डिजाइन है, तो ये वहाँ की ये रिक्वायरमेंट है, वहाँ ऐसे होगा। लेकिन बाज दफा जब हम लोग बनाते हैं, जब हम लोगों ने कपड़े को इनडेफिनेट रिपीट नहीं बनानी होती है, उसकी खास हद तक रिपीट बनानी होती है, तो फिर हमारी चीजें हमारे पास काफी हद तक हमारे हाथ में होती हैं। मिसाल के देखो, जो शर्ट होती है, जो आमतौर पे एक शर्ट पहनते हैं, औरतें पहनती हैं शर्ट, उसकी चौड़ाई कितनी होती है? 46 इंच होती है, 41 इंच होती है, 45 इंच, 43 इंच, 40 से लेकर 48 इंच के दरमियान में उसकी विड्थ चेंज होती है। अब 48 इंच के ऊपर कोई चीज पूरी करना जो कि किनारों से सीमलेस ना रहे, किनारों से जुड़ी हुई आगे रिपीट ना बनाए, उसको सेट करना कदरे आसान है एज कम्पेयर टू जो इनडेफिनेटली दाएं बाएं ऊपर नीचे मुसलसल एक ही रिपीट में आए और वो जुड़ी हुई हो, उसका साइज खराब ना हो और उसका सीमलेस भी हो, तो वो बनाना जरा मुश्किल है। तो औरतों की जो शर्ट होती है उसमें क्या होता है, उसमें हिस्से होते हैं, आप देखें, उनके उनके ये पल्लू होता है, पल्लू पे आमतौर पर बड़े बड़े डिजाइन होते हैं और आमतौर पर मिरर की शक्ल में होते हैं। फिर उसकी एक शर्ट की एक बॉडी होती है। शर्ट की बॉडी में आमतौर पर छोटे मोटिव होते हैं, यहाँ इन्होंने बड़े यूज किए हैं, यहाँ देखें छोटे मोटिव यूज किए हुए हैं। ये वैसे तो एम्ब्रॉयडरीड है, लेकिन इसमें ये जैकेट वाला पल्लू नहीं बनाया हुआ, इसमें जैकेट वाला पल्लू बनाया हुआ है।
तो जैकेट वाले पल्लू में आमतौर पर उसकी विड्थ के साइज के ऊपर रिपीट है। ऐसे रिपीट जो है ना वो हमारे पास, हमारी रिक्वायरमेंट 8 इंच की है या 6 इंच की, उस तरह से बनाते हैं। लेकिन जो जो शर्ट का बाकी हिस्सा है उसमें ये छोटे मोटे में हर जगह फैले हुए हैं। तो इसमें इसमें जो जब हम लोग इसको इस तरह के जो डिजाइन होता है ना, जिसमें हम लोगों ने साइज सामने रख के डिजाइनिंग करनी होती है, डायमेंशन सामने रखी होती है, डिफरेंट पोर्शन हमारे सामने होते हैं, इस पोर्शन में ऐसे होगा, इस पोर्शन में ऐसे होगा। मसलन ये बाजू के अंदर देखें, इसका जो बाजू का हाथ के पास एरिया है वो और तरह से है, और जो कंधे के पास एरिया है वो और तरह से है। तो डिवीजन की हुई है, पार्टीशन की हुई है। तो इस तरह से जो कपड़े होते हैं ना, इन्हें कंपोज गारमेंट कहते हैं, कंपोज फैब्रिक कहते हैं। कंपोजिशन होती है, इसमें डेफिनेशन होती है कि ये इलाका है, ये एरिया है, ये वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा है। तो इस तरह के डिजाइन को क्या बोलते हैं बेटा? इसे कंपोज्ड फैब्रिक। इसे कंपोज डिजाइन बोलते हैं। कंपोज डिजाइन में क्या होता है? कंपोज डिजाइन में हमारी जो ऑल ओवर सेटअप नहीं होता, हमने इनडेफिनेट रिपीट नहीं बनानी होती। हमारे पास रीजन्स होते हैं, छोटे छोटे हिस्से होते हैं। उन हिस्सों में हमने अपने कोई मोटिव एक तरह से पूरा करना है, कोई दूसरा मोटिव दूसरी तरह से पूरा करना है। तो अब हमारे पास जो पीछे वाली स्लाइड के ऊपर ये जो मसला आ रहा था ना कि हम लोगों ने पूरी विड्थ में फिक्स करना था और वो हो नहीं रहा था, फिर हम उसको स्केल अप कर रहे थे या स्केल डाउन कर रहे थे। अब इसके अंदर वो रिस्ट्रिक्शन और तरह से होती है, वैसे नहीं होती। इसमें हम लोग किसी दामन का जो एरिया है वो 6 इंच का नहीं बनाते, हम 8 इंच का 2 इंच बड़ा कर लेते हैं, या हम 6 इंच का नहीं 4 इंच का बना लेते हैं। तो हमारे ये डिजाइनर के हाथ में होता है कि वो पल्लू कितना बड़ा बनाना चाहता है। तो हमारे मोटिव टूटने का कम चांस होता है। हम उन मोटिव्स को जिस तरह से एडजस्टमेंट हो रही है उसे सेट कर सकते हैं हम लोग। तो और इसी तरह से जो आमतौर पर कुछ रीजन्स होते हैं उसमें बड़े बड़े मोटिव आते हैं, कुछ में छोटे छोटे मोटिव आते हैं, कहीं मिक्स हो सकते हैं। ठीक है, बस इस ये जो शर्ट है ना, ये ऑल ओवर डिजाइन में बनी हुई है। इसका ये जो बाकी वाला सामने वाला हिस्सा ना, ये एम्ब्रॉयडेड है। ये जो ऊपर रेड फूल नजर आ रहा है, ये जो ग्रीन पत्तियां नजर आ रही हैं, ये एम्ब्रॉयडरी की हुई है। लेकिन देखें इसकी जो बाजू है वो भी, और पूरा जो फ्रंट शर्ट का फ्रंट है, उम्मीद है कि शर्ट का बैक भी जो होगा उस पे सिर्फ ये एक मोटिव जो है ना वो ऑल ओवर टाइप हर जगह फैला हुआ है। तो ये कंपोज शर्ट नहीं बनी हुई, असल में ये शर्ट ऑल ओवर में बनी हुई है, और उसको फिर कटिंग ऐसे की है और एम्ब्रॉयडरी ऐसे की है कि वो कंपोज डिजाइन लग रहा है। तो ये ऑल ओवर की शर्ट है। लेकिन ये जो डिजाइन है ये कंपोज का डिजाइन है, इसके हर रीजन को डिजाइनर ने अपने जैकेट के डिजाइन के अंदर सेट किया हुआ है कि बाजू कहाँ होगा और शर्ट का पल्लू कहाँ होगा, और फिर उसने उसके मुताबिक इसके जो है ना वो हिस्से बनाए हुए हैं और वहां उसके मुताबिक रिपीट रखी हुई है। तो यहाँ पर हमारे पास जो अपने मोटिव्स को चेंज करना, उनको एडजस्ट करना कदरे इजी है। हाँ, कॉम्प्लेक्स होता है कि कहीं पे कोई चीज़ है, कहीं पे कोई चीज़ है, ये इसको एडजस्ट करना कॉम्प्लेक्स है। लेकिन ये जो ब्रेकअप होने का और एडजस्ट करना जो है ना वो हमारी मर्जी के मुताबिक हम यहाँ कर सकते हैं। इस बात की समझ आई बच्चे आप लोगों को? पिछली स्लाइड की, उस स्लाइड की समझ आई आपको? सर ये लास्ट वाला थोड़ा सा रिपीट कर दें। देखो बेटा, जो हम लोगों ने हम मैंने आपको बताया ना कि अभी हम लोग जब एक मोटिव को एडजस्ट कर रहे थे ना, तो वो ऑल ओवर डिजाइन था, उसने कपड़े में हर जगह फैल जाना था। और उसके फैलाव को कंट्रोल हमें, उसमें हमें साइज चाहिए होता है, उसमें हमें फिक्स विड्थ चाहिए होती है। तो हम इसके अंदर हर तरह से प्ले नहीं कर सकते। कभी हमें साइज हमें अगर 4 इंच का चाहिए लेकिन वो 3.5 इंच का बन रहा है, ऐसे गुजारा करना पड़ता है। या कस्टमर कहता है जनाब इसको आप इतने सेंटीमीटर का बना दें, तो कस्टमर को बताना पड़ता है कि भाई ये इतने सेंटीमीटर का नहीं बन सकता, जो जैकेट मेरे पास है उससे ये 2 सेंटीमीटर बड़ा बनेगा, ये 1 सेंटीमीटर बड़ा बनेगा, ये आधा सेंटीमीटर छोटा बनेगा, या इसमें मुझे फासला डालना पड़ेगा, मुख्तलिफ उसमें चेंजिंग मुझे करनी पड़ेगी। तो ये मुझे उससे उससे कम्युनिकेट करना पड़ता है, बताना पड़ता है कि भाई ये तुम्हें मंजूर है या ऐसा बना दूं, ये मसला तो नहीं होगा। हम सैम्पलिंग करते हैं, कस्टमर को दिखाते हैं कि ये चीज़ मेरे पास पॉसिबल है, उसको एक्सेप्ट करे तो फिर हम लोग उसको जो है ना वो प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन जब हम लोग कंपोज की शर्ट बनाते हैं, उसमें हमारे पास मुख्तलिफ हिस्से होते हैं, हमारी मर्जी होती है किसी चीज़ को छोटा बनाएं या बड़ा बनाएं, या छोटी रिपीट रखें, छोटे मोटिव्स रखें या बड़े मोटिव्स रखें। उसमें ये साइज को एडजस्ट करना इतना मुश्किल नहीं होता, क्योंकि हम लोगों ने सिर्फ एक शर्ट बनानी होती है, मुसलसल लंबा कपड़ा नहीं बनाना होता जो कई गज कई हजार मीटर बने।
ये 2 मीटर 3 मीटर की शर्ट होती है, उसमें हमें एडजस्ट करना होता है हमें इसके अंदर। तो इसमें कदरे आसान होता है मोटिव्स को एडजस्ट करना। हाँ, इसमें रीजन्स होते हैं। इसमें पल्लू का रीजन है, गले का रीजन है, बाजू का है, फ्रंट का है, बैक का है, ट्राउजर का है, शर्ट का है, दुपट्टे का है। तो वो हमें उसके मुताबिक वहाँ वहाँ मोटिव डालने होते हैं। लेकिन वो हमारी जो रिपीट को फुलफिल करने की, छोटा बड़ा करने की ना एबिलिटी, वो डिजाइनर के अपने हाथ में होती है, वो उसे छोटा करे या बड़ा करे। ये अजान हो रही है, जरा मैं दोबारा बात कर। अच्छा, अब ये जो बेटा हमने दोनों बातें की ना, ये आपको मजीद वाज़ेह हो जाएंगी जब हम लोग कंपोज का डिजाइन बनाएंगे, ठीक है। ये वाली जो बात है ना, मैं अभी हम लोग जब प्रैक्टिस करेंगे ना, मैं आपको वहां पर वाज़ेह कर दूंगा, ठीक है। क्यों सर? ये बेटा, ये जो हमने जैकेट की शर्ट बनानी है, इसमें जो उसका बाजू का बॉर्डर है और जो शर्ट का आगे वाला और पीछे वाला बॉर्डर है, इसमें हम अलग से मोटिव फिल करेंगे, और जो बाकी ऑल ओवर शर्ट शर्ट में हमने पूरी में और बाजू में ऑल ओवर करना है मोटिव फिल, वो हम अलग करेंगे। हम लोग जब शर्ट बनाएंगे ना, उसके शर्ट के डिफरेंट हिस्से होंगे, मतलब फ्रंट का हिस्सा होगा, बैक का हिस्सा होगा, बाजू का हिस्सा होगा। अगर हमने ट्राउजर बनाना होगा उसका उसका हिस्सा होगा, अगर हमने बनाना है दुपट्टा उसका हिस्सा होगा। उन सब हिस्सों को हम लोगों ने जिस जो हमारी मर्जी होगी, मोटिव बड़ा बनाए, छोटा बनाए, बॉर्डर बनाए, बॉर्डर ना बनाए, बॉर्डर किस तरह का बनाए, वो हमारी हमारी चॉइस है कि हमने किस तरह का बनाना है, ठीक है। हेलो। यस सर, ठीक है। ठीक है, अब देखें आज की ये जो बात है, अब थ्योरी में लास्ट बात है, टाइम काफी लग गया है हमारा इसके ऊपर। हम लोग कलर्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। आपके पैलेट में कलर नजर आ रहे हैं, ग्रीन कलर है उसके ऊपर। अगर आप उसके ऊपर कोई चीज आपने सेलेक्ट नहीं की हुई है, सिंपल है, और आप उस पर डबल क्लिक करते हैं, तो इस तरह से लॉक का निशान बन जाएगा। इस लॉक का निशान का मतलब है कि आपके इमेज में 1 नंबर कलर जहां जहां इस्तेमाल हुआ हुआ है, आप कोई भी लॉक करने के बाद कोई भी प्रोसेस करेंगे ना, तो ये इसके ऊपर कोई चीज ओवर राइट नहीं करेगी इसको। इस कलर में जहां जहां इमोटिव्स में कलर इस्तेमाल हुआ हुआ है ना, इसके ऊपर ना कोई चीज कलर फिल कर सकते हैं, ना उस पर कोई चीज मार्क कर सकते हैं, ना उस पर कोई चीज पेस्ट कर सकते हैं। वो कलर अपने टेक्स्ट में रहेगा और उसे चेंज, वो खराब नहीं होगी। इसे कहते हैं कलर प्रोटेक्ट करना, ठीक है। कलर प्रोटेक्शन का मतलब है यू हैव प्रोटेक्टेड द कलर टू फ्रॉम एनी एनी चेंज। जो भी कोई प्रोसीडिंग प्रोसेस करेंगे आप, जो भी कोई एक्शन करेंगे आप, वो उस कलर को चेंज नहीं करेगा। इसे प्रोटेक्शन कहते हैं। अच्छा, अब ये है जब ना आपने कोई चीज सिलेक्ट नहीं की हुई। अगर आपने सपोज कोई चीज सिलेक्ट की है और सिलेक्शन के दौरान आप किसी चीज के ऊपर पेस्ट करना चाह रहे हैं, आप चाहते हैं कि जनाब जो आपकी सिलेक्शन है उसमें से खास रंग नजर आना बंद हो जाए, वो किसी चीज को ढांपे ना। मसलन मैं आपको इसे करके दिखाता हूँ। सपोज मैंने यहाँ पर यहाँ मैं कोई एक पत्ती ले लेता हूँ। मसलन ये मैंने पत्ती ले ली, ठीक है। सपोज ये मुझे अच्छी लग रही है, मैं ये इसको मैंने अलग कर लिया। अब ये 2 लेयर्स बन गई। एक हमारी नीचे वाली लेयर है, एक लेयर यहाँ हमारे पास इसके अंदर है। मैं यहाँ पर नया कलर ऐड करता हूँ, और इस कलर को मैं अपनी इस जो कलर है ना, इसमें मैं पेस्ट कर देता हूँ। दोबारा मैंने ये मूव किया है। अब देखें, अगर मैं इसको यहाँ प्लेस करता हूँ ना, तो क्या होगा, ये वाला जो पीछे वाला रीजन है ना, ये ओवरलैप हो जाएगा इस नए वाले रीजन से। लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये इसके जो बैकग्राउंड में जो बैकग्राउंड कलर नजर आ रहा है ना, वो इसको ओवरलैप ना करे। तो मैं क्या करता हूँ, ये 1 नंबर कलर है, इसमें मैं कर्सर लेके जाता हूँ। ये 1 नंबर कलर है, 1 नंबर कलर के ऊपर मैं इसको डबल क्लिक करता हूँ। तो अब देखिए ये ट्रांसपेरेंट हो गया है। अब मैं जब प्लेस कर रहा हूँ तो सिर्फ फिरोजी रंग जो है ना वो नजर आ रहा है। जो मेरा बैकग्राउंड कलर है ना, वो ओवरलैप नहीं कर रहा, ठीक है। और अगर मैं क्या करूं, अब मैं इसको चाहता हूँ कि प्लेस तो मैं करूं, लेकिन ये ब्राउन के ऊपर ऊपर ब्राउन को जो है ना ओवरलैप ना करे। तो मैं ब्राउन कलर को डबल क्लिक करता हूँ और फिर ट्रिपल क्लिक कर देता हूँ, दोबारा फिर डबल क्लिक कर देता हूँ। तो आप देखेंगे, लेकिन ये डबल क्लिक मुझे करना पड़ना था जब मैंने ये सिलेक्शन नहीं ली थी। तो सपोज मैं इस पीछे वाले ब्राउन कलर को ओवर ओवर जो है ना वो इसके ऊपर ओवरराइट नहीं करना चाहता,
मैं इसको कंट्रोल एक्स करके अपना ये मोटिव क्लियर कर लेता हूँ। अभी मेरी दोबारा सिर्फ एक ही लेयर रह गई है, तो मैं ब्राउन कलर को डबल क्लिक करता हूँ और तो ये लॉक हो गया। अब ये किसी भी और कलर से वापस रिप्लेस नहीं होगा। तो मेरी मेमोरी में है वो वाला जो जो क्रॉस मैंने जो हम लोगों ने सिलेक्शन थी ना, वो मेमोरी में है। मैं दोबारा कंट्रोल वी प्रेस करता हूँ। अब देखें जब मैं इसको प्लेस कर रहा हूँ ना, तो ये जो मेरा ब्राउन कलर चूंकि प्रोटेक्टेड था, तो वो इसके ऊपर प्लेस नहीं होगा। तो सिर्फ ऐसे लगेगा जैसे ये पीछे से कलर जो है ना उसके ऊपर आ रहा है। तो अगर मैं इसको यहाँ प्लेस कर देता हूँ ऐसे, तो आप देखेंगे ये जो फिरोजी रंग है ना वो ब्राउन कलर के पीछे है, और जो बैकग्राउंड है वो हमने पहले ट्रांसपेरेंट बनाई हुई थी। तो या अगर ट्रांसपेरेंस ना भी हो तो इट डज नॉट मेक एनी डिफरेंस, क्योंकि हम लोग हमारे एक ही कलर है यहाँ पे। तो कलर प्रोटेक्शन और कलर ट्रांसपेरेंट कलर कैसे किया जा सकता है, ये मैंने आपको यहाँ बता रहा हूँ। मैं एक दफा दोबारा आपको इस बात की समझ आई है कि दोबारा बताऊं इसको? बता दें। दोबारा बताता हूँ। देखिए मैंने क्या किया, मैंने एक सिलेक्शन ली। ठीक है, मैं यहाँ से फ्री हैंड सिलेक्शन जो है ना वो मैं यहाँ से लेता हूँ। सपोज मैंने ये वाला पोर्शन सेलेक्ट कर लिया इतना। ठीक है, अब ये मेरे पास ये एक अलग लेयर बन गई। एक पीछे लेयर है, रिमेंबर ये वाली सिलेक्शन वाली लेयर सेपरेट है। अगर मैं लेयर्स में जाऊंगा तो मुझे नजर भी आएगी। सिलेक्शन की लेयर है, एक बैकग्राउंड की लेयर है। सिलेक्शन की लेयर में मैं चाहता हूँ कि मेरा जो है ना वो ब्राउन कलर जो ट्रांसपेरेंट हो जाए। तो मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ, तो ये ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। अब ये कोई किसी जगह पर कोई फर्क नहीं डाल रहा। इसलिए नहीं डाल रहा कि हम लोगों ने ब्राउन कलर को लॉक किया हुआ है। बिफोर दिस सिलेक्शन से पहले हमारा जो फर्स्ट लेयर थी, उस फर्स्ट लेयर में हमने जो ब्राउन कलर है उसे हमने प्रोटेक्ट किया हुआ है बाय इस पे लॉक लगाया हुआ है। कैसे लॉक लगाया था? डबल क्लिक करने से। दोबारा डबल क्लिक करूंगा तो ये लॉक खत्म हो जाएगा। अब वापस वही वाला मोटिव पेस्ट करता हूँ जिसे मैंने कट कर दिया था। तो अब देखें ये जहां मैं प्लेस करता हूँ वहां पर ब्राउन कलर जो है ना वो खत्म हो जाता है, इसलिए कि ब्राउन कलर प्रोटेक्टेड नहीं है। ये तो हो गया कलर प्रोटेक्ट करना आपके असल इमेज का, जिसको बाद में कोई चीज ओवरलैप ना कर सके। अब दूसरी बात है कि जो आपकी सेकंड लेयर होती है, उस सेकंड लेयर के अंदर आपके पास आप चाहें तो किसी कलर को ट्रांसपेरेंट कर सकते हैं या प्रोटेक्टेड कर सकते हैं। मसलन मैं ब्राउन कलर को ट्रांसपेरेंट कर देता हूँ। मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ, तो आप देखें क्या हो रहा है। समझ आ रही है? समझ नहीं ना आ रही? तो हम क्या करते हैं, अपना ये वाला कलर थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। जो 1 नंबर कलर है ना, इसको हम ग्रीन कर देते हैं ताकि हमें नजर आए क्या हो रहा है। तो देखें ये ग्रीन कलर, पहले दोनों कलर सेम थे ना इसलिए पता नहीं चल रहा था। अब देखें हमने ब्राउन कलर ट्रांसपेरेंट बना दिया है। जहां जहां ब्राउन कलर था ना, वो जब किसी मोटिव के ऊपर आता है तो वो ट्रांसपेरेंट है, उसके सी थ्रू है। लेकिन ग्रीन वाला जो कलर है वो चूंकि सी थ्रू नहीं है, तो वो कवर कर रहा है जिस चीज के ऊपर प्लेस कर रहे हैं। तो ट्रांसपेरेंसी की भी मैंने बता दिया और प्रोटेक्शन का भी मैंने बता दिया। व्हेन सम कलर इज लॉक्ड, तो वो कलर चेंज नहीं होता है। व्हेन जब किसी के ऊपर ये ट्रांसपेरेंसी का निशान आ जाए, तो वो लेयर के थ्रू से नजर आता है और वो नीचे वाली लेयर को कवर नहीं करता है, उसको छोड़ देता है। तो दैट्स हाउ आप लोग किसी चीज कलर को प्रोटेक्ट कर सकते हैं या ट्रांसपेरेंट बना सकते हैं। तो समझ आ गई? जी सर। अच्छा जी, लेकिन जी ये तो था हमारा आज थ्योरी का पार्ट। अब जल्दी जल्दी से लैब का काम कर लें। लैब के काम में सबसे पहले ये काम है कि हम लोग अपनी डिजाइनिंग रिपीट्स में कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर रिपीट्स में काम करने का क्या मतलब है? बहुत मज़ेदार फंक्शन है इस सॉफ्टवेयर का, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे इस्तेमाल करना भी बहुत पसंद है। मसलन मैं ये यहाँ पर एक इमेज खोलता हूँ नया। ठीक है, 1200 बाई 1200 की रिपीट है। अब देखिए मैं इसको रिपीट करता हूँ ना, ऑन आर प्रेस किया कीबोर्ड से, रिपीट ऑन हो गई है। तो यहाँ से मैं इसे, यहाँ पर एक ऑप्शन होती है ड्रॉ डेलीमीटर लाइंस। ठीक है, आल्ट जी से आता है। ये क्या करता है कि जहां जहां से रिपीट शुरू हो रही है और या जहां जहां से रिपीट है उस रिपीट के गिर्द ये इस तरह से हाशिए लगा देता है, ताकि आपको पता लगे कि कहाँ से कोई एक रिपीट शुरू हो रही है और एक रिपीट खत्म हो रही है।
अब मिसाल के तौर पर मैं यहाँ से एक पेंसिल टूल ले लेता हूँ, थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेता हूँ, 10 पिक्सल का कर लेता हूँ। और पेंसिल का जो है ना उसका जो शेप है वो ये डायमंड ले लेता हूँ। मसलन मैं यहाँ पर एक ना, मैं ऐसे कर्व बनाना चाहता हूँ जो दाएं तरफ से आए और बाएं तरफ वो मैच हो जाए। अब देखें मैंने इसको रिपीट में बनाया है। अगर मैं इसकी रिपीट में ना बनाऊं तो मुझे नहीं पता चलेगा कि यहाँ से मैं इसे शुरू करूं तो वो यहाँ मैच कर जाए, यहाँ खत्म करूं तो वो यहाँ इसके साथ मैच कर जाए। ये अगर मैं रिपीट व्यू ऑन ना करूं तो इसको बनाना मेरा ख्याल है कि नामुमकिन है। बहुत ज्यादा कोई एक्सपर्ट होता वो कर सकता है शायद। तो रिपीट में काम करने का फायदा ये है कि आप पहले से रिपीट सेट करके उसके अंदर आप अपने मोटिव चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो अब मैं जो एक काम एक जगह कर रहा हूँ वो काम दूसरी जगह हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल ये लेट्स सपोज यहाँ से मुझे एक्सेप्टेड नहीं हुआ, तो मैं इसको यहाँ से थोड़ा सा रब कर लेता हूँ और दोबारा मैं इसको ला लेता हूँ यहाँ से ऐसे। रिपीट्स में मैं अपना कोई भी चीज़ बना सकता हूँ। तो कंटूर्स मैं ऐसे इसके बना रहा हूँ, तो ये रिपीट में मैं काम कर सकता हूँ। तो फायदा रिपीट में काम करने का फायदा ये है। तो इसके अलावा मसलन मिसाल के तौर पर लेट्स सपोज ये मुझे को नहीं लगा, मैं इसको इमेज सेलेक्ट ऑल करता हूँ, एडिट सेलेक्ट ऑल करता हूँ। तो इमेज में जाके यहाँ पर एक ऑप्शन होती है क्लियर करने की। क्लियर क्लियर क्या करता है कि क्लियर हर जगह पर, हर जगह से जो सिलेक्शन है ना वो खत्म कर देता है उसको, और कुछ भी बाकी नहीं रहता। क्लियर कर दिया। सपोज मैं ये नहीं करना चाहता, मैं दोबारा से इसको रिपीट खोलता हूँ इसकी। मैं बॉक्सेस में काम करना, एक बॉक्स मैंने ऐसे बनाया है और एक बॉक्स मैंने ऐसे बनाया है, और मे बी सम सर्कल जो है वो मैं यहाँ बनाना चाहता हूँ। ठीक है? तो देखिए अब मैं इसको पहले से, मेरा व्यू बनने के बाद, डिजाइन रिपीट होने के बाद किस तरह का नजर आएगा मैं पहले से परसीव कर सकता हूँ। तो रिपीट्स में काम करना मुमकिन है। दिस इज फर्स्ट लेसन दैट यू कैन विजुअली वर्क इन योर रिपीट्स। ठीक है, आप रिपीट में विजुअली काम कर सकते हैं। दूसरा इसका काम क्या है, मिसाल के तौर पर ये आपकी फुल रिपीट है, यानी कि सीधी ब्लॉक रिपीट है आपकी। अगर आपने ये ब्लॉक रिपीट ना करनी हो, अगर आप यहाँ से रिपीट की टाइप चेंज कर सकते हैं। आल्ट डी प्रेस करें, ठीक है, या यहाँ से इमेज ड्राइंग, ड्राइंग इन रिपीट्स, यानी कि रिपीट्स की जो ड्राइंग्स है, ड्राइंग की जो रिपीट्स हैं वो किस तरह की हों वो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। आमतौर पर 10 हॉरिजॉन्टल रिपीट्स और 10 वर्टिकल रिपीट्स जो है ना वो यहाँ पर नजर आ रही होती हैं। आप यहाँ से अपनी मर्जी से इनको चेंज कर सकते हैं। मतलब मैं कहता हूँ 4 वर्टिकल हों और 4 हॉरिजॉन्टल हों। तो ये हॉरिजॉन्टल का मतलब है विड्थ में और वर्टिकल का मतलब है लेंथ में कितनी रिपीटें नजर आए। ये उसका, यहाँ पर आपको उसका प्रीव्यू भी नजर आ रहा है कि आपकी रिपीट्स किस तरह की नजर आएंगी। ठीक है, फॉलो कर रहे हैं ना, समझ आ रही है मेरी बात की कि नहीं? जी सर। ठीक है, अब अगर लेट्स सपोज, अब रिपीट की टाइप्स हैं, मसलन रेगुलर या ब्लॉक रिपीट्स हैं, या हाफ ड्रॉप्स हैं या ड्रॉप्स हैं। तो ठीक है, ये आपकी ब्रिक ड्रॉप है, ये आपकी हाफ ड्रॉप है। तो जो भी आप सिलेक्ट करें, आप यहाँ से इसकी जो ड्रॉप है या इसका जो वेरिएशन है उसको होल नंबरों में या फिक्स्ड नंबरों में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये हाफ ड्रॉप है। अगर इसको हाफ ड्रॉप करेंगे और यहाँ से आप प्रीव्यू कर लें तो ये देखें ये इस तरह से आपके ये ब्रिक रिपीट में नजर आ गया है। अगर मैं इसको यहाँ सेलेक्ट कर लूँ ऐसे तो ये हाफ ड्रॉप में नजर आ गया। और आपको ये पहले से नजर आ रहा है कि ये रिपीट किस तरह की बनेगी, यहाँ से आप पहले से फैसला कर सकते हैं। आप थोड़े से ज़्यादा भी कर लें आप इसको यहाँ से। तो अब आप देखेंगे ये जो हमारे इसका साइज है और जो हमने हाफ यहाँ से सिलेक्ट किया है,
ये 1 2 3 4 5 छवीं रिपीट पे, छवें कॉलम में जाके अपने आप को रिपीट करेगा। बस यहाँ से तो जो नजर आ रहा है ठीक है, पता नहीं मुझे अब शुबह है इसके ऊपर, 2 ही लाइनें ठीक है मेरा तो ख्याल है। बहरहाल ये अब बना के देख सकते हैं, जब रिपीट करेंगे वहां देख सकते हैं। तो यहाँ से आप नंबर ऑफ रिपीट्स काम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब अगर आपने 1/2 नहीं करना, 1/3 करना है, यहाँ से आप फिक्स नंबर पहले से डिसाइड कर सकते हैं कि कितनी आपने हर दफ़ा जो ड्रॉप है उसको कितना शिफ्ट करना है, उसकी फिक्स्ड अमाउंट यहाँ से पहले से डिसाइड कर सकते हैं। तो ये हाफ ड्रॉप है। अगर आपको ये जो ऑफसेट कर रहे हैं आप, इसको आपको पसंद ना आए, मसलन आपका 1200 पिक्सल है, अगर आप 600 शिफ्ट करेंगे तो हाफ हो जाएगा। अगर आप इसे अपनी मर्जी से शिफ्ट करना चाहते हैं, मसलन आपने 1/10 शिफ्ट करना है, तो ये 100 पे करेंगे तो 1/10 हो जाएगा। तो यहाँ से आपको प्रीव्यू भी नजर आएगा, जैसे जैसे शिफ्ट कर रहे हैं आपको प्रीव्यू नजर आता जाएगा कि आप किस तरह से अपनी रिपीट्स जो है उसको चेंज कर रहे हैं। तो ये जो ड्राइंग ड्राइंग की जो रिपीट्स हैं उनको कैसे एडजस्ट करना है और फिर आपका एंड पे इमेज भी वैसा बने, तो आप यहाँ से न्यू पिक्चर कर देंगे और ओके करेंगे, तो ये जो नजर आ रहा है आपका, यही ये सारी की सारी एक ही रिपीट बन जाएगी। जो बहुत सारी रिपीट्स हैं ये एक रिपीट में कन्वर्ट हो जाएंगी अगर आप यहाँ से न्यू पिक्चर करके ओके करते हैं। ठीक है, अगर आप इसे रीसेट कर देते हैं तो रीसेट आमतौर पर तब होगा जब आपने इसको कर दिया होगा अप्लाई। अच्छा, उसके अलावा आप जो इमेज यहाँ आप लोग रिपीट करना चाह रहे हैं वो आप अपनी लाइब्रेरी से भी उठा सकते हैं। आपको आपको यहाँ जो इमेज चाहिए है वो ब्लैक एंड व्हाइट इमेज चाहिए, बहर शायद साइज नहीं मैच कर रहा। बहरहाल ये बताना यहाँ मुझे आपके लिए बहुत ज़रूरी था कि आप रिपीट्स की जो डायरेक्शन है और रिपीट की जो आपके हर दफ़ा जो हाफ ड्रॉप हो रहा है उसकी जो अमाउंट है, या आप मैनुअली इसको शिफ्ट करना चाहें तो वो आप अप्लाई कर सकते हैं। जौन सी टाइप सिलेक्ट की होगी उसके लिहाज से ये शिफ्ट करेगा, और कितनी नंबर ऑफ रिपीट्स आनी है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल वो यहाँ से डिसाइड कर लेंगे। और अगर आपने प्रीव्यू करेंगे तो आपको जो जो चेंज यहाँ कर रहे हैं वो यहाँ चेंज नज़र आएगी। और अगर आप यहाँ पर न्यू पिक्चर करके ओके करते हैं तो जो कुछ भी नज़र आ रहा था वो सब का सब एक रिपीट में कन्वर्ट हो जाएगा, दैट विल बिकम वन इमेज। और इस तरह से आप मल्टीपल रिपीट से आप एक इमेज बना सकते हैं। तो एक दफ़ा प्रैक्टिस करते हैं। मसलन मैं यहाँ पर हाफ ड्रॉप करना चाहता हूँ और 4/4 करना चाहता हूँ और ओके करता हूँ इसको। तो आप देखें, मैं इसको कोई चीज़ ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, इसको मैं मुख्तलिफ कलर से फिल कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे फिल कर देता हूँ। तो देखें, ये अगर मैं इसको इसकी रिपीट बंद कर दूं, आर प्रेस करता हूं, तो असल में ये इमेज ऐसे है। लेकिन जब मैंने 1 1/2 ड्रॉप लिया हुआ है तो फिर ये सेंस दे रहा है एंड इट इज मेकिंग समथिंग। तो दिस इज अनदर वे रिपीट में काम करने का, जो कि हाफ ड्रॉप की रिपीट है। आप देखें कि जो हिस्सा यहाँ बन रहा है वो यहाँ नेक्स्ट टाइम बन रहा है, तो यू कैन वर्क इन हाफ ड्रॉप। तो अगर आप 1/3 ड्रॉप है, 1/5 ड्रॉप है, तो आप उसके लिहाज से कर सकते हैं। तो इससे 1/5 में काम करने का फायदा ये होगा, योर रिपीट विल बी वेरी बिग, और काफी देर के बाद वो रिपीट होगी तो काफी बड़ी रिपीट का आपको एहसास होगा उसके अंदर। तो दिस इज कि भी आप ड्राइंग इनका जो रिपीट का पैनल है उसको इस्तेमाल करके आप रिपीट आप बना सकते हैं। जी, आज की जो सेकंड लास्ट बात है दैट इज वेरी ब्यूटीफुल।
हम लोग यहाँ से एक न्यू विंडो खोलते हैं। बाज दफा हम लोगों को रिपीट्स बनानी होती हैं एक ही डायरेक्शन में सिर्फ, ठीक है। ये इसकी ना रिपीट हमें नजर नहीं आएगी, हमें कोई और मोटिव लेना पड़ता है। ठहरे, हम लोग ऐसा न्यू इमेज खोल लेते हैं जिसमें हम लोग 400 by 400 का image ले लेते हैं, ठीक है। लेट्स मेक समथिंग। क्या बनाया यहाँ पर, मेरी कोई ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, तो let's- ठीक है। अब अगर इसको मैं रिपीट करना चाहता हूँ, ठीक है, तो अब मैं यहाँ से ये जो मैजिक वॉन्ड है ना, उसे इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद आई गो टू टूल्स, और टूल्स में मेरे पास है रिपीट इन वन लेयर डायरेक्शन। तो वन डायरेक्शन में मैं लेता हूँ और मैंने हॉरिजॉन्टल लेना है, तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ रिपीट्स हैं जो मैं बना सकता हूँ, ठीक है। अच्छा, असल में ना मुझे इमेज थोड़ा सा बड़ा लेना पड़ेगा, तो आई अनसिलेक्टेड, अनसिलेक्शन के लिए होता है कंट्रोल D, और मैं अपने इमेज को थोड़ा सा पहले बड़ा कर लेता हूँ। तो इमेज को बड़ा करने के लिए बैकग्राउंड कलर मेरा वाइट है जो यहाँ पर है, और मैं इसे ट्रांसफॉर्म करता हूँ, और आई मेक इट टू ब्रेड्थ में इसको एस्पेक्ट रेशो बंद करके मैं इसको 2000 का कर देता हूँ, ठीक है। और मैं कहता हूँ मेरा लेफ्ट कॉर्नर जो है वो उसको सेव रखो, और राइट पे मेरे इमेज में विड्थ ऐड कर दो। ओके करता हूँ इसको। ये चेंज इसलिए हो गया है कि हम लोगों ने इसको ये लॉक नहीं किया। हम कहते हैं भाई तुम इस सब को ही तुम 100 DPI पर रखो इसको, ठीक है। तो अब हम इसी तरह से फिर वो ये मैजिक वॉन्ड से हम लोग इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, और टूल्स में जाके हम लोग कहते हैं भाई हमने सिंगल वन लेयर में हमने इसको बनाना है। वन लेयर में बनाने से आपके पास वन लेयर डायरेक्शन में बनाने से आप देखो ये मुख्तलिफ, आप यहाँ से प्रीव्यू ऑन करते हैं तो आपके पास यहाँ पर 4 दफा कितने टाइम्स आपने ले आना है, वो टाइम्स यहाँ से डिसाइड कर रहे हैं, और कितनी चौड़ाई में आए। तो हमारे पास हम चाह रहे हैं कि ये जनाब कोई 1600 विड्थ में आए, 1600 विड्थ में आए। अब देखें, हमने सिंपल इसकी ओरिजिनल बाउंड्री सेलेक्ट की हुई है, तो बीच में जो डिस्टेंस है ना वो खुद ही डाल रहा है। अगर हम इसको अगर रीसाइज का ऑप्शन ले लेना तो क्या करेगा, ये एज टू एज सबको मिलाएगा, दरमियान में वाइट स्पेस नहीं डालेगा। अगर रीसाइज बंद कर दें तो उसको साइज उसका इंटैक्ट रखेगा, जो फासला है वो वाइट स्पेस से फिल कर देगा, जो बैकग्राउंड कलर है ना उससे फिल कर देगा। तो अगर हम नंबर ऑफ टाइम्स बढ़ा दें तो हम नंबर ऑफ टाइम्स बढ़ा सकते हैं, कितनी दफा आए कोई इमेज, कम ज्यादा कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ से हम इसकी डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, एक सीधा है एक उल्टा है, ठीक है। और इसी तरह से हम लोग दो दो की ये पेयर बना सकते हैं, और अब ये दो ऊपर और नीचे भी मिरर कर रहा है, ठीक है। और उसकी डायरेक्शन अभी यहाँ पर चेंज नहीं हो रही, इसलिए नजर नहीं आ रहा, ठीक है। ये चीज आपके पास, आप एक दफा बना के इसको, तो ये वन डायरेक्शन में आप अपने जो डिफरेंट तरह की रिपीट्स है वो डिसाइड कर सकते हैं। ओवरलैप करना है, ओवरलैप नहीं करना, और आपने 6 ही रखना है, तो यू हैव टू ओपन इट अप। लेट्स सपोज हम इसको 1800 करते हैं, तो ये थोड़ा थोड़ा सा ओवरलैप इसका अभी भी है, हम इसको 1900 कर देते हैं। तो ये ओवरलैप करना ही बंद हो गया, ठीक है। ओके करते हैं।
इसे हम लोग कॉपी कर लेते हैं, डीसेलेक्ट कर देते हैं। तो इस तरह से आप लोग वन डायरेक्शन में कोई भी जो मोटिव है उसकी मुख्तलिफ रिपीट्स आप बना सकते हैं। अब इसका ही अगला काम ये है कि अगर आपके पास, मैं अगर थोड़ा सा इमेज और बड़ा कर लूं, या मैं एक न्यू पिक्चर खोलता हूँ, कैंसल, न्यू विंडो खोलता हूँ, और उसमें मैं न्यू पिक्चर खोलता हूँ। मैं अब इस दफ़ा इसको दोनों तरफ 2000 का कर देता हूँ। ओके किया मैंने इसको, और यहाँ मैंने पेस्ट किया इसको, एडिट, पेस्ट। अब मेरे पास यही वही वाला मोटिव है। मुझे लग रहा है कि मोटिव थोड़ा ज़्यादा बड़ा है, मैं इसको ना थोड़ा छोटा कर देता हूँ। तो कितना, हाफ कितना होगा इसका? ये 13 है, 313 करूंगा तो ये हाफ हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा मेरे ये ना व्यू में सही तरह आ रहा है, इसलिए थोड़ा छोटा कर दिया। अच्छा, अब देखें, अगर मैं इसको यहाँ, ये मैंने बाज दफा हम इस तरह से हम बॉर्डर्स बना सकते हैं। यहाँ कमीज के नीचे बॉर्डर आ गया, गले में आ गया, बाजू के ऊपर आ गया। हम इस तरह एक मोटिव लेके उसकी लीनियर डायरेक्शन में मल्टीपल रिपीट्स बना के हम उसके एक पूरी अरे बना सकते हैं। अब अगर हम इसको दाएं बाएं भी रिपीट कर दें, मिसाल के तौर पर यहाँ पर है ऑप्शन है आपके पास, इमेज में जाके आपके पास है मिरर डायगोनल। तो मैं इसको अगर डाउन लेफ्ट साइड पे करता हूँ तो देखें ये इस तरह से मिरर हो गया। और अगर इसी तरह से इसको मैं राइट साइड पे बॉटम में मैं मिरर करता हूँ तो ये चारों तरफ मिरर हो गया। तो मैं इस तरह से बॉर्डर्स बना सकता हूँ यूज करते हुए। वंस आई हैव स्ट्रेट लीनियर, अगर एक दफा मेरे पास लीनियर रिपीट है तो उसको चारों डायरेक्शन में मैं डाल सकता हूँ। ठीक है, तो सपोज ये मैंने ऐसे डाली है और डॉक्यूमेंट के सेंटर में रखी है। इसे मैं कॉपी करता हूँ, अनसेलेक्ट करता हूँ, ये 2 नंबर कलर को प्रोटेक्ट कर देता हूँ, दोबारा पेस्ट करता हूँ, और इसको इस दफ़ा मैं इसको डबल साइज का कर देता हूँ, जैसे मैंने इसको हाफ किया था। इसको मैं दोबारा से अगर 1900 साइज का करूँ तो ये ऐसे हो जाएगा। और अगर मैं इसमें एक नया कलर डाल देता हूँ, और अब ये दोनों नज़र आ रहे हैं मुझे, मैंने कहाँ प्लेस किए हैं। तो आई कैन, इसको मैं एडजस्ट कर सकता हूँ, थोड़ा सा इमेज बड़ा कर लें इसको तो ये ज़रा अच्छा एडजस्ट हो जाएगा, लेकिन पीछे वाला सेंटर में नहीं है। बहरहाल इस तरह से मैं मुख्तलिफ तरह की अंदर से बाहर, बाहर से अंदर रिपीट्स बना सकता हूँ बॉर्डर्स की। अगर मैंने मोटिव थोड़ा सा राइट एंड लेफ्ट डायरेक्शन पे अनइक्वल साइज का लिया होता तो ये ज़रा खूबसूरत नज़र आता। मसलन मैंने आपको थोड़ी सी कोशिश की थी यहाँ पर सुबह, ये देखें, तो ये आँख सी बनाई थी। इसी तरह से मैं ये पूरे डॉक्यूमेंट के बॉर्डर पे लगा सकता हूँ। तो बॉर्डर्स बनाना अब बहुत आसान है। इसके अंदर 4 साइडेड बॉर्डर बनाना, 2 साइडेड बॉर्डर, गला जो होता है सामने, गले के सामने पट्टी होती है। फॉर एग्जांपल आपके सामने सेंटर में एक इस तरह से गले में पट्टी है, उसके यहाँ राइट पे बॉटम में और इस तरह आपने बॉर्डर लगाना है। यू कैन यूज दिस टेक्निक, इसको आप टेक्निक को इस्तेमाल करके बॉर्डर लगा सकते हैं। बाज़ दफ़ा वी गले में बॉर्डर लगाने के लिए वी शेप बना लें और उसमें आप दाएं और बाएं 45 डिग्री पर टर्न करके इसको आप ऐसे बॉर्डर बना सकते हैं। तो ये मुख्तलिफ कंपोनेंट आप बना सकते हैं। तो ये हमारे आज का हिस्सा था कि आपने 2 साइडेड और 4 साइडेड बॉर्डर जो है वो बना सकते हैं। आप लोग लीनियर डायरेक्शन में रिपीट्स बना सकते हैं। रिपीट्स की दाएं बाएं ऊपर नीचे मिरर, ये कंट्रोल कर सकते हैं। उसके अलावा आप लोग जो रेगुलर से स्ट्रेट रिपीट से हट के जो गैर स्ट्रेट हैं, जो हाफ ड्रॉप है और जो डिफरेंट तरह से, उसको आप लोग देखते हुए अपनी मर्जी से रिपीट्स जो हैं वो बना सकते हैं। ये रिपीट्स बनाने का काम आज मैंने आपको डिटेल में बताया, अभी भी इसकी और डिटेल भी बाकी है। असल में रिपीट ही बहुत कुछ होता है, तो इसमें और भी डिटेल है। तो मेरा ख्याल है कि ये आप लोगों की आज की प्रैक्टिस के लिए काफ़ी है। कोई चीज़ आपने पूछनी है मुझसे तो आप दोबारा पूछ सकते हैं। ये जो कलर प्रोटेक्शन का मैंने बताया, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आपने नहीं भूलना है। तो क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं।
आप लोग हैं वहां पर कि चले गए हैं? मेरा इंटरनेट काम नहीं कर रहा या फिर? जी सर इधर ही है। हाँ जी, कुछ समझ आई आज के लेक्चर में? कोई बस ऊपर से गुजर गया सारा कुछ? नहीं सर समझ आइए सर। ठीक है। तो ये रिपीट्स जो है ना वो बहुत ज़रूरी हैं। आप इनसे इसको यूज़ करें। मैं आपको एक दो लिंक देता हूँ देखने के लिए, आप देखें, उनसे आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। इसके अगले लेक्चर में जो रिपीट्स है या जो इंस्पिरेशन है, मोटिव्स हैं, वो कहाँ से लिए जा सकते हैं, मोटिव्स को क्लीनिंग कैसे करते हैं, उसकी क्लिनजिंग कैसे करते हैं, उसमें एक्स्ट्रा पार्ट कैसे रिमूव करते हैं, और उसको काबिल इस्तेमाल कैसे बनाते हैं, ये आप देखेंगे। जो आज देखा आपने किंक्स आ गए थे, वो किंक्स आपने रिमूव करने हो विद इन दी आरा पेंट, वो कैसे कर सकते हैं। तो ये चीज़ें आप क्लीनिंग वाली और फिर रिपीट का कुछ पोर्शन है वो देखेंगे। तो उसके बाद जब हमारा साइज हमें एडजस्ट करना आ जाएगा तो आप उसे मिसाल के तौर पर आपको मैं एक दो एग्जांपल, जैसे हमने आज ये देखा था यहाँ पर, जैसे ये बॉर्डर इन्होंने बनाया हुआ है, इस तरह का अगर मैं आपको एक बॉर्डर दे देता हूँ बनाने के लिए, तो क्या आप वो बना सकते हैं? तो इस तरह की आपको एग्जांपल मैं कुछ दूंगा फॉलो करने के लिए, ताकि आपको स्ट्रेट रिपीट्स बनाना आ जाए। अगर आपको आपको वैसे तो और भी रिपीट्स बनाना आ गए हैं, तो अभी एक मोटिव के साथ रिपीट ऑल ओवर में और स्ट्रेट में अगर आपको आ जाए, तो यही चीज़ें बाद में आप ज्वाइन करके पूरे कंपोनेंट्स बना सकते हैं गारमेंट के, जो आप वीविंग कर सकते हैं जिनकी। और मैं आपको जो होमवर्क दूंगा वो इन्हीं जो मैंने आपको आज बातें बताई हैं इन्हीं की रिहर्सल होगी, जिसमें आप चार साइडेड बॉर्डर है, स्ट्रेट बॉर्डर है, ऑल ओवर रिपीट्स हैं जो कि हाफ ड्रॉप में, वन फिफ्थ ड्रॉप में अवेलेबल हैं। तो वो आप कैसे बनाएंगे? मिसाल के तौर पर आप देखें कि ये वन फिफ्थ का फ़ायदा क्या होता है। एक मैं आपको एग्जांपल जल्दी से बता दूं। हम लोगों ने वो देखा था ना लास्ट टाइम, वो जो एक एप्पल था हमारे पास, ठीक है। अब देखें हम लोग अगर इसको रिपीट करवाते हैं, ठीक है, तो हम कहते हैं कि इसको 5 दफ़ा रिपीट करो इस तरह से और 5 दफ़ा रिपीट करो इस तरह से। तो अब देखें हमारे पास ये ना बहुत ज़्यादा गुंजान हो गया। हम चाहते हैं कि ये 5 दफ़ा इधर भी आए, 5 दफ़ा इधर भी आए, लेकिन ना वो एक रो में एक दफ़ा आए। अब ये एक रो में एक दफ़ा लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हम यहाँ से अपनी मर्जी से इसको, अगर हमें कोई चीज़ नहीं भी है तो हम अपनी मर्जी से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। मसलन हम लोग इसकी डायरेक्शन सेट कर सकते हैं, ना सिर्फ बल्कि अपनी मर्जी से जहाँ दिखाना चाहें वहाँ दिखा सकते हैं, जहाँ बंद करना चाहें वहाँ इनको बंद कर सकते हैं। देखें ये एक लाइन में एक दफ़ा आ रहा है, ठीक है, और फिर मैं इसकी अपनी डायरेक्शन भी अपनी मर्जी से कर सकता हूँ। ये दायां है, ये बायां है, फिर दायां है, फिर दायां, फिर बायां, अपनी डायरेक्शन सेट कर सकता हूँ। मतलब मैं इसको इसको उल्टा कर देता हूँ, इसको, और मे बी इसको उल्टा कर देता हूँ। वेरी अब ये ना सिर्फ सीधा उल्टा हो गया बल्कि दायां बायां भी हो गया। अब मसला ये है कि अगर देखें इनके दरमियान में वाइट स्पेस है, आमतौर पर जैकार्ड में जब वेफ की डायरेक्शन में धागा आता है उनके दरमियान में स्पेस कम करनी होती है आपने। तो वो स्पेस कम करने के लिए मैंने इसको रिपीट में तो दिखा दिया, मैं अब चाहता हूँ कि ये स्पेस भी कम हो जाए, तो मैं इसको इसी तरह से ओके करता हूँ, ठीक है, और यहाँ से जाके मैं इसकी डायरेक्शन, इसकी जो है ना पिक्सल जो है ना वो काम कर रहा था। उससे पहले मैं यहाँ से व्यू में जाके इसके डिलिमिनेटर्स ऑन कर रहा हूँ। आप देखें इस लाइन से यहाँ भी वाइट स्पेस है और यहाँ भी वाइट स्पेस है, इसी तरह से बाकियों में भी वाइट स्पेस है। उस वाइट स्पेस को मैं खत्म करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि जो है ना ये स्केल अप ना हो, बल्कि मैं इसको इस तरह से छोटा करता हूँ, बल्कि इसको मैं चाहता हूँ कि सिर्फ चौड़ाई में ना चेंज हो, लंबाई में चेंज हो सिर्फ। तो इसकी हाइट में कम करता जाता हूँ। आप देखें
मैं अगर ये वाली ऑप्शन लेता हूँ तो आप देखें जैसे जैसे मैं इसमें काम करूंगा ना, ये क्रॉप हो रहा है बेसिकली, ऊपर और नीचे से क्रॉप हो रहा है बराबर बराबर। नहीं सॉरी, क्रॉप तो नहीं हो रहा है, ये तो कटता जा रहा है। या ये वाली ऑप्शन, ये जो सेंटर वाली ऑप्शन, दोनों तरफ से क्रॉप कर दे इसको। देखें अब ये वाली ग्रीन भी लाइन टच करना शुरू हो गया। अगर मैं थोड़ा सा और क्रॉप करूँ इसको, तो अब ये हर जगह एक दूसरे को टच कर रहा है। मतलब हमारा ये चाहिए, हमें चाहिए ये था कि ये रिपीट भी हो, बहुत ज्यादा गुंजान भी ना हो, और वेफ्ट की डायरेक्शन में एक दूसरे को टचिंग हो, यहाँ से भी टच करे, यहाँ से भी टच करे। तो अब क्या होगा, जो वेफ्ट आएगा वो यहाँ कंज्यूम होगा, यहाँ कंज्यूम होगा, कोई वेफ्ट खाली नहीं गुजरेगा। ये नहीं कि इसको यहाँ पर मोटिव में हिस्सा लिए बगैर गुजर जाए आगे। तो मैंने दो टूल इस्तेमाल किए हैं। वन इज मैंने रिपीट की पहले विजुअल अपीयरेंस सेट की है कि कैसे वो रिपीट होनी चाहिए, और ट्रांसफॉर्म टूल से मैंने एक्स्ट्रा पोर्शन जो है उसकी कटिंग कर दी है। तो इस तरह से मैं अपनी रिपीट्स को बड़ी प्यारी तरीके से ना एडजस्ट कर सकता हूँ, और मेरे हाथ में है कि मैं कब जो है ना किसको कितना काटूं। अब अगर फॉर एग्जांपल मैं इसको यहाँ देखे, इस वर्टिकल लाइन से यहाँ भी वाइट स्पेस है, और अगर इसको भी काम करना चाहूँ तो मैं यहाँ से कंट्रोल कर सकता हूँ, लेकिन इससे मेरी रिपीट साइज छोटी होती जाएगी। तो ये डिपेंड्स कि भी मैं क्या कर रहा हूँ। देखें अब इसको मैं और करता जाऊंगा तो अभी भी ये ऊपर दो दो शेप आपस में, एक राइट और लेफ्ट है ना, वो अभी थोड़ा सा, क्योंकि हमारा शेप सेंटर में नहीं था, तो एक तरफ से ज़रा कट गया, एक तरफ से कम कट गया। तो थोड़ा सा वापस इसको लेके आते हैं 225 पे तकरीबन। आप देखें वो ये जो सेब है ना, इसके लेफ्ट साइड पे वाइट स्पेस जा रहा है, इसलिए ये वाला नीचे वाला ज़रा कट गया। 230 पे तकरीबन ये थोड़ा सा और कम करेंगे ना, 200 यहाँ पर 225 पे तकरीबन एक्सेप्टेबल है। तो इस तरह से मैं इसकी रिपीट बना सकता हूँ। वंस ये मेरा फाइनल हो गया कि भाई मैंने इसको ऐसे रखना है, तो मैं यहाँ जाऊँगा और यहाँ जाके इसके न्यू पिक्चर करूँगा। तो अब ये मेरी एक ही रिपीट बन गई है। अब वो जो डिफरेंट डिफरेंट रिपीट्स है, मैं इनमें चेंज नहीं कर सकता मैं, ये एक रिपीट बन गई है। अब मैं इसको रिपीट करूँगा तो ये इस तरह से रिपीट होगा। ठीक है, तो ये बहुत मज़ेदार टूल है। अगर इनको थोड़ा सा आप प्रैक्टिस करें तो ये, इसको जो मैंने वीडियो बनाई है इसको आप बार बार देखें। ये जो मैंने काम किया, अगर फिलहाल इसी को रिपीट करें ना, तो आपके लिए ये भी काफ़ी है। तो ये मैंने साटिन की बनाई है रिपीट, 5 एंड साटिन की रिपीट बनाई है। आप और भी रिपीट्स बना सकते हैं। आप इसे ट्विल में बना के देखें, आप इसे मैट में बना के देखें, तो 2x2 मैट बना सकते हैं। 2x2 मैट का मतलब ये है, 2x2 मैट का मतलब है इस 4x4। ये सारे मैं बात कर दूंगा। और यहाँ से मैं ट्रैक्शन भी चाहूँ तो तो ये इस तरह से मैं इसको ट्रैक्शन भी, ये 4 साइडेड भी कर दिया है और मैट में भी ले आए। इसको न्यू पिक्चर करते हैं, ओके करते हैं। जब इसको आप रिपीट करेंगे तो इस तरह से रिपीट होगा। तो आप इस तरह से कोई भी चीज़ इसकी बना सकते हैं आप लोग, तो ट्राई करें आप लोग, तो इंशाल्लाह बहुत मजा आएगा। ठीक है क्लास, जी ओके सर। सर। थैंक यू जी। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, हम लोग क्लीनिंग और क्लींजिंग सीखेंगे। थैंक जी यू सर, वेरी थैंक यू। मच। वालेकुम। ओके, थैंक यू सर। ओके, अस्सलाम।